हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने देखा था हमारे जो चैप्टर थे 11 से लेकर 16 तक जो भी हमने लेक्चर पढ़े थे पहले उसके PYQs करे और ये जाना कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 17 से लेकर लेक्चर 23 तक, जिसमें मेनली हम देखने वाले हैं जो इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स थे, मतलब वेदरिंग के बारे में हम देखेंगे। और कॉमनली अगर देखा जाता है जो क्वेश्चन करे जाते हैं वो इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं हमें। सेकंड चीज, जो भी हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे वो मेनली होने वाले हैं कोस्टल रीजन के, ग्लेशियर्स के, एओलियन लैंडफॉर्म्स जो कि विंड की वजह से फॉर्म होते हैं, या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो कि रिवर की वजह से फॉर्म होते हैं। इनको अभी हम देखते हैं। कास्ट लैंडफॉर्म हमारा बच जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर 23 तक जो भी है पार्ट है उसको कवर करेंगे, जिसके अंदर मेन आपको प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं और साथ में जो आई गेस लेक्चर नंबर जो 17 है वो प्लेन्स का है, 18 जो है वो लेक्स का है। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं उन्हें हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो प्लेन्स के बारे में ही है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग प्लेन से हो रही है। कहता है इसके अंदर पैडी प्लेन्स आर फाउंड बाय कोलेसेंस ऑफ पेडिमेंट्स, कि पेडी प्लेन्स जो होते हैं वो पेडिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। सेकंड कह रहा है पेडी प्लेन्स आर मोर कॉमन इन ह्यूमिड रीजन्स। और थर्ड कह रहा है पेडिमेंट्स आर इरोजनल फीचर, कि पेडी प्लेन जो होते हैं वो आपको ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलेगा और ये जो होते हैं इरोजनल फीचर्स होते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में पेडी प्लेन्स क्या होते हैं। तो अगर आपने रिवीजन कर रखा है, चीजें पढ़ी है और फिर आप ये क्लास को देख रहे हो तो आपको देखते समझ में आ जाएगा सर हमें पता है पेडी प्लेन क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसके आसपास के और जो फीचर्स है वो क्या होते हैं, कि पेडिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे पेडिमेंट्स का भी जिक्र कर रहा है, ये किस जगह पे फॉर्म होते हैं हमें पता है। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा है, डायरेक्टली आप क्लास को देख रहे हो, तो मैं ये कहूंगा एक बार पहले रिवीजन करें, रिवीजन करने के बाद में इस लेक्चर को अटेंड करें। स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं। देखो पैडी प्लेन्स हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो हमने एक रीजन देखा था कि एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, उसके चारों तरफ माउंटेन्स है और माउंटेन के और जो ये रीजन है पूरा, ये स्लोप जैसा रीजन है। ठीक है, माउंटेन से चारों तरफ, मतलब आपके चारों तरफ माउंटेन्स है, उन माउंटेन से स्लोप आ रहा है और स्लोप आने के बाद नीचे आके फिर आपको सेंटर में यहाँ पे एक छोटी सी लेक देखने को मिलती है। इस लेक को नाम दिया था प्लायाज, अगर याद हो आपको। प्लायाज के अलावा ये जो पूरा रीजन होता है इसे कहा जाता है बोल्सन। क्या कहा जाता है इसे? बोल्सन। ये जो है ये माउंटेन्स हैं। इसके अलावा जो ये माउंटेन है और जो नीचे वाला रीजन है, मतलब आपके आसपास में माउंटेन है, उनसे स्लोप आ रहा है और स्लोप आके नीचे से सीधा हो जाता है। ठीक है, माउंटेन से नीचे स्लोप आ रहा है और ये फिर सीधा हो जाता है। तो ये जो स्लोप है यहाँ पे इस जगह पे, इस स्लोप को ही कहा जाता है पेडिमेंट्स। इसे कहा जाता है पेडिमेंट्स। अब ये जो पेडिमेंट्स हैं, मान लीजिए आप कहोगे सर ये पेडिमेंट तो फिर पूरा एक ही होगा, फिर यहाँ पे पेडिमेंट्स मतलब इसको अलग अलग क्यों बताया जा रहा है कि ये इतना सा अलग है, ये पेडिमेंट अलग है, ये पेडिमेंट अलग है, ऐसा क्यों हो रखा है? पेडिमेंट होना ही एक साथ चाहिए था, लेकिन होता क्या है, माउंटेन से जो माउंटेन्स के ऊपर जैसे कभी बारिश होती होगी तो वहां से स्ट्रीम चलती हुई आती होगी और जो पानी बहता हुआ आता है वो क्या करता है, इनके बीच में कट लगा देता है। मतलब एक पेडिमेंट जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और बीच में कट, एक डीप कट लगा देता है, जिसकी वजह से हमें दो अलग अलग पेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कि एक ये हो गया और एक कुछ इस तरह से हो गया और बीच में इसके क्या लग गया, कट लग गया। अब आप कहेंगे सर ये दोनों पेडिमेंट्स अलग हो गए क्योंकि वाटर ने आके यहाँ पे वर्टिकल कट लगा दिया। सही है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमने देखा बोल्सन, प्लायाज, पेडिमेंट्स, ये सारे जो होते हैं ये फीचर होते हैं विंड वाले, मतलब विंड के इरोजनल डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं ये। हम इन्हें इसलिए कहते हैं एओलियन लैंडफॉर्म्स, ये उस कैटेगरी में आते हैं। तो सर यहाँ पे जो विंड होती है उसका क्या रोल होता है? तो यहाँ पे जो विंड होगी वो विंड चलती है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जब यहाँ पे अंदर हॉरिजॉन्टल में विंड चलेगी तो वो क्या करेगी, जो ये पेडिमेंट्स कट की वजह से, जैसे पहले सात थे,
लेकिन क्या हुआ, इनके बीच में कट लगा, कट लगने की वजह से यहाँ पे डीप नीचे हो गई, थोड़ी वैली सी बन गई। अब जब हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी, ये जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स हैं, उनको इरोड करेगी। इरोड करते 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 इसको बिल्कुल, इसको भी क्या कर देगी, एकदम सीधा कर देगी। ऐसी जो इधर की साइड था, इसको भी कट करते 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 बिल्कुल क्या कर देगी, सीधा कर देगी। कुछ इस तरह से है कि दो माउंटेन्स हैं छोटे से, और वो धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होते गए, इरोड होते 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 एकदम सीधे हो गए। तो यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है पेडिमेंट्स का, ये करती है विंड, और विंड इसको इरोड कर करके इन पेडिमेंट्स को खत्म कर देती है। और खत्म करने के बाद में ये दोनों पेडिमेंट्स जो कि एक दूसरे से अलग हो रखे थे, ये नीचे आके फिर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सीधा हो गया, और सीधा होके जुड़ जाता है ना। जुड़ा नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ कि दो थे, लेकिन नीचे आने के बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, और हमें लगता है एक सीधा प्लेन बन चुका है। तो होता क्या है, पेडिमेंट्स के मिलने से, पेडिमेंट्स के मिलने से बनते हैं पेडी प्लेन। सही बात है कि सर पेडिमेंट था पहले ऐसा, लेकिन इरोजन की वजह से, एओलियन मतलब विंड के इरोजन की वजह से, ये टाइम के साथ में दोनों क्या हो गए, सीधे हो गए, क्योंकि ऊपर से सब कुछ इरोड हो गया और एकदम ही सीधे रह गए। सीधे बनते ही प्लेन में कन्वर्ट हो गए, और इन्हें कहा जाता है पेडी प्लेन कहा जाता है। और जो स्ट्रीम आती है, स्ट्रीम चलती हुई आती है, और आके ये जो बड़ा एक लैंड का फीचर है, बहुत बड़ा फीचर है, वहां के सेंटर में आके इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे जो वाटर देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है प्लायाज। प्लायाज जो होता है, अब यहाँ पे जो बारिश है वो इतनी नहीं होती। अगर सर ज्यादा बारिश होती, अगर ये ह्यूमिड रीजन होता तो बहुत बारिश होती, और बहुत बारिश होने की वजह से यहाँ तो ये पूरा ही पानी भरा रहता। फिर ये जो पेडिमेंट्स वगैरह है सब ये वाटर के अंदर होते हैं, यहाँ तो एक लेक क्रिएट हो जाती, लेक बन जाती। लेकिन यहाँ पे ये ह्यूमिड रीजन नहीं होता। तो ये कौन सा रीजन होता है सर, ये ह्यूमिड रीजन नहीं होता। ये कौन सा रीजन होता है, एरिड और सेमी एरिड। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है कौन सा फीचर है, आपका एओलियन लैंडफॉर्म वाला फीचर है, क्योंकि यहाँ पे एरिड सेमी एरिड रीजन है, वाटर का ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो मेनली यहाँ पे जो फ्लो करती है वो कौन फ्लो करती है, यहाँ पे विंड, और ये क्रिएट करती है कुछ इस तरह के फिनोमिनाज या इस तरह के लैंडफॉर्म्स को। आई कह रहा है पेडिमेंट्स आर इरोजनल फीचर, तो करेक्ट है, इरोजन की वजह से तो बने भाई। ये पेडिमेंट इस तरह थे, इरोड होते होते इन्होंने पैडी प्लेन बना लिया। तो ये किस तरह का फीचर हो गया आपका, इरोजनल फीचर। तो 3 और 1 जो है करेक्ट है, लेकिन ये सेकंड वाली बात गलत है कि ह्यूमिड रीजन में देखने को मिलते हैं। ये आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलते हैं। आप कहते हैं सर ए नंबर जो 1 और 3 है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो, इतना अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसको करेक्ट कर पाते हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए सर प्लायास क्या होते हैं, बॉल्सन क्या होता है, पेडिमेंट्स क्या होते हैं, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको एओलियन लैंड फॉर्म्स वहां पे देखने को मिलता है, जहाँ पे सेमी एरिड एरिड रीजन होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज नॉट फाउंड प्राइमरीली बाय डिपोजिशन। डिपोजिशन से कौन सा प्लेन नहीं बना है। अब डिपोजिशन क्या होता है कि कुछ जब भी, मेन तो डिपोजिशन ही कहा है, यहाँ पे कहा नहीं है डिपोजिशन किसका है, विंड के थ्रू हो रहा है, रिवर के थ्रू हो रहा है, ऐसी बात करी नहीं है। एल्यूवियल प्लेन जो होते हैं, हमें पता है कि सर रिवर का जो जब रिवर फ्लो होती हुई आती है तो अपने डिपोजिशन को जो जहाँ पे छोड़ती है वहां पे आपको एल्यूवियल प्लेन देखने को मिलता है। तो ये डिपोजिशन से बना है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ये इसमें कह रहा है नॉट फाउंड बाय डिपोजिशन। डिपोजिशन से कौन सा नहीं बना सर, लुइस प्लेन भी डिपोजिशन से बनता है। क्यों बनता है, जब विंड अपने साथ में जो भी सेडिमेंट लेकर जाती है, जो भी मिट्टी लेकर जाती है, पार्टिकल्स लेके जाती है, जहां पे ले जाके छोड़ देती है, उस जगह को कहते हैं अपन लुइस प्लेन। क्या कहते हैं उसे, लुइस प्लेन। तो सर ये भी नहीं है। आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन जो, और एक होते हैं आउटवॉश प्लेन और एक होते हैं पेनी प्लेन्स। आउटवॉश प्लेन जो होते हैं ये आपको देखने को मिलता है कि ग्लेशियर्स जो होते हैं ये ऊपर से चलते हुए आते हैं और लास्ट में आके, है ना, ग्लेशियर में क्या होता है भाई, ऊपर से वो चलते हुए आ रहे हैं, माउंटेन पे से चलते हुए आ रहे हैं इधर की तरफ, और चलते हुए आते 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 जब उनको नीचे सीधा स्लोप मिलता है तो वहां पर अपना ये सारा जो भी ऊपर से डेब्रीज लेकर आते हैं, जिनको मोरेन कहा जाता है, पढ़ा है अपन ने मोरेन। ग्लेशियर्स का जो डिपोजिशन करने के लिए जो भी अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आते हैं उन्हें मोरेन कहा जाता है। तो जो भी चीजें होती है सारी लाकर यहाँ पे जब प्लेन पे आते हैं तो वहां पे लाके उसको छोड़ देते हैं। जैसे उसे छोड़ते हैं तो उस वाले प्लेन को कहते हैं आउटवॉश प्लेन। लेकिन ये आउटवॉश प्लेन बना कैसे है, क्या ये इरोजन की वजह से बना है, नहीं सर। जो ग्लेशियर यहाँ पे डिपोजिशन लेकर आया, जो ऊपर से चीजें लेकर आया, उसने यहाँ पे छोड़ दी है सारी, और उसकी वजह से प्लेन बना है। तो इस आउटवॉश प्लेन को अपन कह सकते हैं कि सर ये इरोजनल नहीं है,
ये सॉरी ये डिपोजिशनल नहीं है, ये कौन सा प्लेन है? लेकिन अपन से तो पूछा है कि नॉट फाउंड प्राइमरीली बाय डिपोजिशन, तो ये भी डिपोजिशन से बनता है, लुईस प्लेन भी डिपोजिशन से बनता है, आउटवॉश भी डिपोजिशन से बनता है ना। अपन ने जो देखा कि ऊपर से जो लेकर आते हैं आके यहाँ पे छोड़ देते हैं, छोड़ने की वजह से डिपोजिशन होता है, तो डिपोजिशन प्लेन हो गया। लास्ट देखते हैं डी वाला। डी में कह रहा है पेनी प्लेन। अब पेनी प्लेन कौन से प्लेन्स होते हैं? जो रिवर के वजह से बनते हैं। और रिवर क्या करती है, जब रिवर चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, तो जो वहां पे पहले एक माउंटेन होगा, उस माउंटेन को वो इरोड करती है, इरोड करती रहती है, जिसकी वजह से माउंटेन खत्म हो जाता है और रिवर एकदम फिर सीधा चलने स्टार्ट कर देती है। माउंटेन खत्म होने की वजह से, पहले वो माउंटेन था लेकिन जैसे अब ये गायब हो जाएगा, जैसे ही गायब हो जाता है, तो गायब होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ एक प्लेन देखने को मिलता है। ऐसे प्लेन को अपन कहते हैं पेनी प्लेन। तो ध्यान रखना, रिवर के इरोजन की वजह से जो बनता है उसे पेनी प्लेन कहते हैं, और विंड के इरोजन की वजह से जो बनता है उसे पैडी प्लेन कहते हैं, जो इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था। ये पेनी प्लेन है यहाँ पे, है ना। दोनों ही इरोजन की वजह से होते हैं। और स्टार्टिंग का जो ए बी सी था, ये सारे डिपोजिशनल फीचर्स हैं। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। तो आंसर क्या है इसका? डी, पेनी प्लेन, क्योंकि पेनी प्लेन जो है वो कौन सा फीचर है? आपका एक इरोजनल फीचर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं कि आपको एक थोड़ी सी एक अच्छी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए चीजों की, जो भी आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। अगला कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, विच ऑफ द अबव आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे इनमें से कौन से क्लासिफाई आप कर सकते हो? ओरिजिन के बेसिस पे मतलब कि कौन सा प्लेन किस तरह से बना है, इसके बेसिस पे आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो ओरिजिन के बेसिस पे। तो जब हमने लेक्चर को पढ़ा था तब हमने देखा था ओरिजिन के बेसिस पे। ये हम ये भी समझते हैं कि सर ओरिजिन के बेसिस पे मतलब कोई अगर डिपोजिशन से तैयार हुआ है तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये कैसे बना है? सर डिपोजिशन की वजह से बना है। कोई प्लेन अगर डिपोजिशन की वजह से बना है तो मैं क्या कहूंगा, ये बना कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? सर डिपोजिशन की वजह से हुआ। इरोजन के लिए पूछूंगा इसका कैसे हुआ ओरिजिन, ये कैसे बना? सर इरोजन की वजह से बना। स्ट्रक्चरल, सर ये कैसे बना? सर ये स्ट्रक्चरल है, मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। जब टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो प्लेन फॉर्म होते हैं सर वो स्ट्रक्चरल प्लेन होते हैं। तो फिर हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी प्लेन का जो ओरिजिन होता है वो बना कैसे है, तो उसकी कितनी कैटेगरी हो सकती है? सर डिपोजिशन भी हो सकता है, या तो डिपोजिशन से बन सकता है, या वो इरोजन से बन सकता है, या वो टेक्टोनिक मूवमेंट से भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना, क्योंकि हमने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि जब प्लेन्स वाला पार्ट हमने पढ़ना स्टार्ट करा था तो प्लेन्स को स्टार्टिंग में ही हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्ट्रक्चरल, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो वही यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि 3 पार्ट में ओरिजिन के बेसिस पे आप इनको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? सर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पेनी प्लेन फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेज ऑफ इरोजन साइकिल। पेनी प्लेन कब बनता है? इरोजन साइकिल में पेनी प्लेन कब बनता है? तो मैंने आपको बताया कि जब माउंटेन जो होता है, अब माउंटेन में मान लीजिए सबसे पहले जो कट लगेगा, या ये ऐसे माउंटेन है दो, अब इनमें यहाँ से रिवर फ्लो होती हुई आ रही है, रिवर फ्लो होती हुई आई, तो रिवर सबसे पहले स्टार्टिंग में जब अपनी यूथ स्टेज में होगी सबसे पहले यहाँ पे फ्लो करेगी, तो आप कहोगे सर वी शेप की वैली बनती है। करेक्ट है, वी शेप की वैली बनेगी। वी शेप की वैली जो होती है फिर वो और क्या होती है आगे, और ज्यादा इरोड होती चली जाती है, होती चली जाती है। तो जो वी शेप होता है, जो ये इस तरह का वी शेप होता है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ में इस तरह से बन जाता है, मतलब दोनों तरफ माउंटेन रह जाता है और बीच के अंदर एक बहुत बड़ा, हम जिसे कैनियन कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं, वो देखने को मिलता है। तो वी शेप की जो वैली होती है वो आगे जाके जॉर्ज में कन्वर्ट होती है, जॉर्ज मतलब कैनियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कैनियंस में कन्वर्ट होने के बाद में कैनियंस और ब्रॉड होती चली जाती है, और ब्रॉड होते 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 ये माउंटेन्स जो है आसपास के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद में हम कहते हैं कि सर अब ये जो है काई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही माउंटेन खत्म हो जाएगा तो इसके खत्म होने की वजह से, इसके एंड होने की वजह से ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। सर कुछ भी नहीं रहता तो फिर वहां पे कौन रह जाता है? वहां पे रह जाता है सिर्फ प्लेन। क्या रह जाता है? प्लेन। और ऐसे प्लेन को हम कौन सा प्लेन कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। तो एक साइकिल होती है कि सबसे पहले स्टार्टिंग वाली यूथ स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगी? वी शेप की वैली देखने को मिलेगी। मैच्योर स्टेज के अंदर आपको कैनियंस देखने को मिलते हैं, या फिर आप इसे जॉर्ज कहते हैं। और ओल्ड स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? पेनी प्लेन देखने को मिल जाएगा। अब ये कह रहा है पेनी प्लेन फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ ओल्ड स्टेज।
सर फिर ये रेजुविनेशन स्टेज क्या होती है? रेजुविनेशन स्टेज मैंने आपको सिखाई थी, क्या बताया था कि जब अब रिवर क्या होती है, माउंटेन जो यहाँ पे पहले था उसको उसने खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद में एकदम प्लेन बना दिया। अब प्लेन बनने के बाद में रिवर यहाँ पे फ्लो करती रहती है, करते करते ऐसा होता है रेजुविनेशन वाली स्टेज में कि हम कहते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, या उसके अलावा और भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन हम टेक्टोनिक मूवमेंट मानते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से आगे वाली जो टेक्टोनिक प्लेट है वो पहले सीधी थी, वो कैसी थी? एकदम सीधी। लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और मूवमेंट होने की वजह से थोड़ा सा किधर की तरफ चली जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है ना। अब टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, एक ऊपर है, अगर दूसरी वाली किधर चली गई? नीचे चली गई। नीचे जाने की वजह से अब ये रिवर जो है ऊपर से यहाँ गिरना स्टार्ट करेगी। अगर ये एकदम सीधा नीचे जाता कुछ इस तरह से, तब तो ये रिवर आती और आकर यहाँ पे गिरती, और गिरने के बाद में क्या बनाती? वाटरफॉल बनाती। तो वाटरफॉल भी क्रिएट होता है कौन सी वाली स्टेज में? रेजुविनेशन स्टेज में। या फिर सर अगर ये ऐसे स्लोप में जा रही है, मतलब ये ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं गया, ये कुछ इस तरह से गया कि प्लेन था और फिर ये नीचे हो गया इस तरह से, तो क्या यहाँ पे आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा अगर इधर से रिवर आ रही है? नहीं, वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलता है कि अब रिवर जो है इसके ऊपर इस तरह जाएगी, इस तरह से जाती है तो वो एक टेरिस लाइक फीचर फॉर्म करती है। टेरिस मतलब सीढ़ी जैसा, कि जो हार्ड रॉक होती है वो रह जाती है और जो सॉफ्ट रॉक होती है वो इरोड हो जाती है। तो कुछ इस तरह का आपको ऐसा फीचर देखने को मिलता है। इसे टेरिस लाइक फीचर कहते हैं, जो रिवर में आपको देखने को मिलता है। कौन सी स्टेज पे? जब वो पहुंच जाती है रेजुविनेशन स्टेज पे। और इस स्टेज के बाद में अब वो दोबारा क्या करती है? दोबारा वो यहाँ पे फिर इरोजन करेगी, इरोजन करने के बाद में आगे जाके डिपोजिशन करेगी, फिर उसकी एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमने इसको पढ़ा भी था एज ए डेविस साइकिल। रेजुविनेशन स्टेज वाली जो अपन ने टॉपिक कवर करा था, ये आपका फ्लूवियल वाले के अंदर एंड में हमने रेजुविनेशन भी सीखा था कि क्या होता है, और वहां पे हमने डेविस साइकिल को देखा था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाता है ओल्ड स्टेज, लेकिन मैंने आपको रेजुविनेशन भी बता दिया कि किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ प्लेन? प्लेन के डेवलपमेंट को कौन ज्यादा कंट्रोल करता है? क्या क्लाइमेट मैटर करता है? सर करता है क्लाइमेट, तो ठंडी गर्मी होगी तो उसकी वजह से इरोजन पे फर्क आता है। स्ट्रक्चर कैसा है? वही टेक्टोनिक मूवमेंट करता है। टाइम, सर टाइम तो करेगा, समय के साथ साथ तो पहले मैच्योर स्टेज होती है, फिर यंग, फिर वो उसके नहीं पहले यूथ स्टेज होती है, फिर मैच्योर होती है, उसके बाद में ओल्ड हो जाती है, फिर रेजुविनेशन होता है, फिर दोबारा सब कुछ चलता है, फिर रेजुविने, मतलब ये एक साइकिल चलती चली जाती है। तो सर टाइम भी मैटर करता है। इसका मतलब हो गया सर, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं? कहता है ये आपको, एन ऑक्सबो लेक आर परमानेंट वाटर बॉडीज। ऑक्सबो लेक परमानेंट होती है, मतलब कभी खत्म नहीं होती और हमेशा से बनी हुई थी और वैसे ही बनी रहती है? नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑक्सबो लेक बनती कैसे? कोई रिवर आ रही है, पहले वो सीधी जा रही थी या नहीं? देखो, ऑक्सबो लेक कैसे बनती है कि कोई रिवर आ रही है, अब वो इधर की तरफ होती ही नहीं जाती है। अब टाइम के साथ में क्या होने लगता है? जो इधर से वाटर आ रहा है वो इसको यहाँ पर आके इरोड करने लगता है, यहाँ से इसको इरोड करेगा, और इरोड करने के बाद में वो इसको डिपॉजिट करने लगता है। क्या करने लगेगा? डिपॉजिट। देखो कैसे, वाटर आया, आने के बाद में इधर जाएगा, इधर जाके इससे भी टकराएगा, टकराने के बाद में इरोजन करेगा, इरोजन करते करते करते, और ये कोशिश क्या कर रहा है? वाटर कोशिश कर रहा है कि मैं एकदम सीधा चल जाऊं, है ना, क्योंकि चाहता ही ऐसे ही सीधा जाना, लेकिन यहाँ पे ये घूम जाता है, इधर की तरफ आता हुआ यूं चल जाता है। ये सीधा जाने की कोशिश करने की वजह से बार बार आके इसके टकराता है, टकराते टकराते धीरे धीरे टाइम के साथ में ये रिवर जो है ये क्या हो जाती है? एकदम सीधी हो जाती है। रिवर कैसी हो जाएगी? एकदम सीधी हो जाएगी। और जो इधर की तरफ ये रह गया, ये जो पार्ट रह गया इधर की तरफ रिवर वाला, उधर का बचाव जो पार्ट होता है वो ऑक्सबो लेक बन जाती है। हालांकि मैंने जो डायग्राम बनाया इतना एक्यूरेट सा दिख रहा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप, क्योंकि मैंने जब अपने इसको आराम से पढ़ा था तब पढ़ा था कि इस तरह की साइड में आपको कौन सी लेक देखने को मिलेगी? ऑक्सबो लेक देखने को मिलेगी। और वाटर जो है अब रिवर में कैसे जाने स्टार्ट करने लग गया? एकदम सीधा। तो
बनती क्यों है ऑक्सबो लेक? क्योंकि कोई भी रिवर जो होती है सीधी ट्रैवल नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, उस पर मिएंडर्स बनते हैं। मिएंडर्स मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है ना। तो रिवर का टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना मिएंडर कहलाता है। और उसके इस तरह से जाने की वजह से टाइम के साथ में धीरे धीरे वो कोशिश करती है कि अब ऐसे घूमते हुए ना जाकर एकदम सीधा जाना स्टार्ट करे, और सीधा जाने के चक्कर में वो साइड के वाला जो अपना पार्ट है उसको छोड़ देती है, और वहां पर उस रिवर का वाटर भरा हुआ भी रह जाता है, और रिवर स्ट्रेट जाना चालू कर देती है। और इस जगह पे जो पास वाली जगह है, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन होता है? सर जो यहाँ से इरोजन हुआ उसका इधर ही डिपोजिशन हो जाता है, और ये लेक जो होती है एक तरह से, की जो वाटर की बॉडी है दोनों तरफ से पैक हो जाती है, और पैक होने की वजह से अब हम कहते हैं कि रिवर नहीं रही, अब ये बन चुकी है लेक। लेकिन ये परमानेंट है? नहीं सर, टाइम के साथ में जैसे इसका वाटर ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, इसमें वाटर खत्म हो जाएगा, तो ये रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो ये परमानेंट नहीं है वाटर बॉडी, ये किस तरह की है? टेम्परेरी है ये। सेकंड कहता है लेगून फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद कोस्टल डिपोजिशन। लेगून लेक्स तो तब फॉर्म होती है जब कोस्ट मतलब समुद्री रेखा के आसपास में, समुद्र के पास में डिपोजिशन होता है। तो सर ये तो करेक्ट है कि इंडिया का जो नीचे वाली ये बाउंड्री है, यहाँ पे इधर की तरफ हम एक चिली का लेक देखते हैं, वो बनती कैसे है कि यहाँ पे मिट्टी का डिपोजिशन होता है, और इस डिपोजिशन के होने की वजह से इसके अंदर की तरफ यहाँ पर लेक फॉर्म हो जाती है। और ये डिपोजिशन क्या करता है? ये बाहर वाला जो सी का वाटर होता है उसको अंदर वाले जो लेक का वाटर है उससे कट कर देता है। ठीक है। हालांकि ये जो वाटर है ये ऐसा नहीं है कि फ्रेश वाटर होगा आप पी सकते हो इसको, नहीं, क्योंकि ये वाटर तो है तो सारा सी का ही। बस हुआ क्या, सी के वाटर को यहाँ पर बैरियर ने, बैरियर मतलब सैंड बैरियर ने, पड़ा हुआ है, हमें याद है कि सैंड मिट्टी आती है, मिट्टी आकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जिसको हम सैंड बैरियर कहते हैं, सैंड स्पिट कहते हैं। वो सैंड बैरियर, सैंड स्पिट क्या करता है, आउटर वाला जो सी है उसको अंदर वाला जो थोड़ा सा वाटर का एरिया है जो पानी है उससे अलग कर देता है, और अलग करने की वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे लेक देखने को मिलती है। तो ये लेक स्टार्टिंग से नहीं होती, ये बनती है बाद में। किसके डिपॉजिट होने की वजह से? मिट्टी के डिपॉजिट होने की वजह से। कि समुंदर था, समुंदर के कोने पे थोड़ी सी मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, पूरा समुंदर रह गया, इधर मिट्टी डिपॉजिट हो गई, तो ये अंदर जो वाटर रह गया उस वाटर को अपन क्या कहते हैं? लेगून लेक कहते हैं। चिली का लेक इसका एग्जाम्पल भी था। ये कोस्टल डिपोजिशन की वजह से बनता है। हाँ सर, कोस्टल डिपोजिशन की वजह से बनता है। ऑक्सबो लेक परमानेंट होती है? सर नहीं होती। टेक्टोनिक लेक्स आर जनरली डीपर देन ग्लेशियर लेक्स। तो ये बात तो सही भी लग रही है हमें कि ग्लेशियर लेक्स तो कैसे बनती है, कोई ग्लेशियर ऊपर से चलता हुआ आता है, उसको कहीं पे थोड़ी सी जगह मिल जाती है, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है और ग्लेशियर चलता हुआ आया। अब ग्लेशियर यहाँ से निकल गया और यहाँ पे उसने अपना वाटर डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा जैसा उसको डिप्रेशन देखने को मिला। लेकिन क्या इतना गहरा होगा? नहीं सर। टेक्टोनिक वाला तो बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि टेक्टोनिक तो लेक कब बन रही है? जब प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, और प्लेट तो बहुत बड़ी होती है, अगर उनका मूवमेंट हो रहा है तो वहां पे जो बनने वाली लेक है वो तो बहुत ज्यादा क्या होने वाली है? गहरी होने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि टेक्टोनिक जो लेक्स होती हैं ये ज्यादा डीपर होती है एज कम्पेयर टू द ग्लेशियर या एनी अदर लेक। एज कम्पेयर टू एनी अदर लेक, सबसे गहरी जो लेक्स होती हैं वो टेक्टोनिक लेक्स होती है। और टेक्टोनिक लेक्स जो है, जैसे इंडिया में इसका एक एग्जांपल है मनसबल। मनसबल लेक। मनसबल लेक कहाँ पर देखने को मिलती है? सर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। तो ये मनसबल लेक जो है जम्मू कश्मीर में, ये इंडिया की सबसे गहरी डीपेस्ट क्या है? लेक है। और ये किस तरह की लेक है? आपकी टेक्टोनिक लेक है, सबसे डीप है ये। तो ध्यान रखना, मनसबल लेक इसका एग्जाम्पल याद रखना। और बाकी हमें समझ में आ गया कि सर टेक्टोनिक लेक आर जनरली डीपर देन ग्लेशियर। सही बात है। तो 2 और 3 सही होने की वजह से हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज करेक्टली मैच विद इट्स ओरिजिन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी लेक एकदम सही मैच कर रही है। क्या सांबर लेक टेक्टोनिक लेक है? सर नहीं, सांबर लेक तो एक सॉल्ट लेक है, ज्यादा गहरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इनलैंड ड्रेनेज होता है उसके वाटर का, ऐसा कोई गहरी नहीं है ये, तो इसको तो हटा दो, ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा हमको कि करेक्टली मैच तो नहीं है। डल जो लेक है वो लेगून लेक है क्या? तो डल लेक तो सर जम्मू कश्मीर में वहां देखने को मिलती है, वहां पे कौन सा समुंदर है, किस तरह की लेगून लेक देखने को मिलेगी? बिल्कुल गलत है ये बात भी। चिलिका जो है लेगून लेक है, सर ये बात करेक्ट है। तो हम किस पर टिक कर देते हैं कि चिलिका जो है किस तरह की लेक है? लेगून लेक है। और यहाँ पे कह रहा है वुलर लेक वॉल्केनिक बता रहे, तो फिर नहीं होगी ये लेक, क्योंकि हमें पता है आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो चुका है। और इसने ये पूछा है करेक्टली मैच कौन सी है, तो चिलिका एक कौन सी लेक हो गई? आपकी लेगून लेक है, ध्यान रखना।
अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स लीड टू। अब ये एक तरह का देखा जाए तो साइंस का सा थोड़ा क्वेश्चन बनता है, या फिर इसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज्यादा कह सकते हैं। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जिसकी वजह से लेक्स में क्या प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, जो भी किसान है वो अपने खेत में डालते हैं फर्टिलाइजर्स में डालते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, पोटेश फॉस्फोरस डालते हैं, पोटेशियम डाल देते हैं। तो वो एनपीके डालते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों क्या होते हैं, न्यूट्रिशन से रिच होते हैं। इनमें सर खूब न्यूट्रिशन होता है। अब जब ये फर्टिलाइजर डालते हैं अपनी जमीन पे, तो इनकी मान लो फसल उग जाती है, उगने के बाद में फसल काट ली है। अब मान लीजिए वहां पे आ गई बारिश आने की वजह से क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स है उनकी जमीन पे वो बारिश के पानी में मिक्स होंगे, और पानी बहता हुआ इनके खेत से आगे निकल जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा ढलान पे। आगे जाते जाता वो पानी मान लीजिए किसी पॉन्ड के अंदर चला गया या किसी लेक के अंदर चला गया। जैसे वो किसी लेक में जाता है तो उस लेक के अंदर न्यूट्रिशन से रिच वाटर जो है वो पहुंच जाता है, और उसमें न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं लेक के अंदर। सर ये तो अच्छी बात है कि एक लेक में न्यूट्रिशंस बढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वो न्यूट्रिशन बढ़ने की वजह से वहां पे जो एल्गी होती है ये एल्गी ग्रो करने लग जाती है, क्योंकि एल्गी को अब न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है। जैसे ही एल्गी ग्रो करती है तो ग्रो करने की वजह से ये इस लेक में पूरे में फैल जाती है, और ऊपर आपको ग्रीन 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 देखने को मिल जाता है। कभी आपने कोई पुराना तालाब देखा हो तो उसमें देखना ऊपर की तरफ ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है तालाब, जब बहुत पुराना होता है वो। तो वो ग्रीन क्या है, वो एल्गी होती है, और वो इतनी फैलने लग जाती है। वो फैलती है तो जब इतने हाई अमाउंट में फैलेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ब्लूम। तो हम कहते हैं न्यूट्रिशन की वजह से, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से लेक्स के अंदर एल्गी ब्लूम देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर से वो एल्गी एल्गी फैल जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जिसकी वजह से सर नुकसान क्या है कि ऊपर जब एल्गी फैल जाएगी, जैसे मान लीजिए ये कोई लेक है, इसमें ऊपर एल्गी एल्गी फैल चुकी है। अब इसमें नीचे रहने वाली जो फिश है, ठीक है, वो फिश तो ऊपर की तरफ से आने वाली जो ऑक्सीजन है जो वाटर में डिजोल्व होती है, या सन की जो लाइट है, सन की लाइट चलो फिश को तो नहीं चाहिए, पर अंदर जो यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको चाहिए, या कुछ भी यहाँ पे और छोटे बैक्टीरियाज हैं, कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उनको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, सनलाइट की, या एनी अदर थिंग। वो सब कट हो जाता है यहाँ पे बीच में, और कट होने की वजह से किसने कट कर दिया, वो एल्गी ने कट कर दिया। तो ये हार्मफुल होता है एक लेक के लिए या एक पॉन्ड के लिए। इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, एल्गी ब्लूम होने लग जाता है। डिक्रीज इन न्यूट्रिशन कंटेंट, सर उल्टी बात है, इंक्रीज इन न्यूट्रिशन कंटेंट। तो हमें पता है आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका, एल्गी ब्लूम। विच कंडीशन फेवर फॉर्मेशन ऑफ प्लाया लेक। प्लाया लेक जो होती है अभी हमने देखी, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था प्लाया लेक। प्लाया लेक कहाँ पे देखने को मिलेगी सर, एरिड क्लाइमेट में देखने को मिलेगी। एरिड ही होना चाहिए, ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड होती है तो पानी भर जाएगा, और उस जगह पे जो बोलसन था वहां पे आपको लेक देखने को मिलेगी। एरिड क्लाइमेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लाया लेक का एक फीचर होता है, इसका फीचर है कि ये सॉल्टी होती है। सॉल्टी क्यों होती है, क्योंकि सर यहाँ पे पानी आता है कम और इवेपोरेशन होता है ज़्यादा। इवेपोरेशन होने की वजह से सारा पानी तो उड़ जाता है, लेकिन नीचे जो खारापन है मतलब आप कह सकते हैं जो सॉल्ट्स होते हैं, है ना भाई, वाटर होता है, वाटर माउंटेन से बहता हुआ आता है। जो प्लाया होता है उसके साइड में जो माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े, वहां से वाटर फ्लो करता हुआ आता है। जब माउंटेन पे से वाटर फ्लो करता है तो वो माउंटेन के पार्टिकल्स को ले लेता है जो कि सॉल्ट होते हैं। वो सॉल्ट आके सारे कहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, आपके प्लाया वाले जगह पे। अब होगा क्या वहां पे सर, गर्मी इतनी होती है कि जो वाटर होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे की तरफ सिर्फ क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। फिर और वाटर आता है, और वाटर आके इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट रह जाता है। तो वहां पे आपको जो वाटर देखने को मिलेगा उसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट देखने को मिलता है, और ये तो उसी को हम प्लाया लेक कहते हैं। प्लाया लेक का फीचर है ये कि उस तरह की लेक होती है। प्लाया लेक इसको कहते हैं, या इसको सॉल्ट पैन, याद हो तो आपको सॉल्ट पैन भी कहा था इसको। किस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए, एरिड क्लाइमेट होना चाहिए सर। क्रेटर लेक्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ, क्रेटर लेक जो होती है वो किस तरह की होती है, तो क्रेटर लेक हमने एक पढ़ी थी, हमारे इंडिया में सिर्फ एकमात्र क्रेटर लेक है, उसका नाम है लोनार लेक। लेकिन लोनार लेक वैसे वाली क्रेटर लेक नहीं है जो हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन जो कर रहा है वो पूछ रहा है आपसे क्रेटर लेक होती क्या है। तो याद हो आपको कि एक वॉल्केनो जो होती है उसके ऊपर
का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है क्रेटर, और उस एरिया में जब पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक कौन सी किससे देखने को मिलती है? वॉल्केनिक एक्टिविटी। सर ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन बात आती है सर अभी लोनार लेक वाली क्या बात बता रहे हो? लोनार लेक को कहा क्रेटर लेक जाता है, इसका मतलब है क्या लोनार लेक ऐसे वॉल्केनो के ऊपर वाले जो ये पार्ट होता है इसमें पानी भरने की वजह से बनी है? नहीं, ये बनी है किसी मिटेरॉइड के टकराने से। मतलब कोई मिटेरॉइड जो है वो आया होगा, उल्कापिंड आया और आकर जमीन से जैसे ही टकराया तो वहां पे एक डिप्रेशन हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे के अंदर जब वाटर फिल होता है तो वहां पे हमको लेक देखने को मिली जिसे लोनार लेक कहते हैं, और ये इंडिया की एकमात्र क्रेटर लेक है। पर ये वाली क्रेटर नहीं है, वो मिटेरॉइड की वजह से फॉर्म होने वाली क्रेटर लेक है। तो ध्यान रखना, है ना। हमसे किस तरह का पूछ रहा है यहाँ पे? वॉल्केनिक एक्टिविटी वाला। इसने तो क्वेश्चन सिंपल करा कि भाई क्रेटर लेक किससे जुड़ी हुई है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है केमिकल वेदरिंग इज डोमिनेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स। क्या ट्रॉपिकल रीजन्स में केमिकल वेदरिंग होगी? देखो, ट्रॉपिकल रीजन होगा तो ट्रॉपिकल में तो क्या होता है कि सर सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, हवा भी चलती है, सारे तरह के केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको केमिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी। हम समझ रहे हैं यहाँ पे एक फॉरेस्ट जैसा अच्छा एनवायरमेंट है। लेकिन फिजिकल वेदरिंग डोमिनेंट्स इन पोलर रीजन। क्या पोलर रीजन जो होते हैं वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग ही देखने को मिलती है, केमिकल ज्यादा होती है? तो देखो, पोलर रीजन क्या होता है जहाँ पर क्या पोलर्स में बारिश होती है बहुत ज्यादा? सर नहीं होती बारिश तो, क्योंकि वो तो वहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे तो ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वाटर इवेपोरेट ही नहीं हो पाता। इवेपोरेट नहीं होगा तो बारिश ही कहाँ से होगी? तो सर वहाँ पे ज्यादा कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही। अगर वहाँ पे बारिश नहीं होती है तो क्या वहाँ पे हाइड्रेशन देखने को मिलेगा? क्या वहाँ पे आपको ज्यादा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है? ये चीजें कम हो जाती हैं। तो पोलर रीजन में आपको केमिकली वेदर होना देखने को नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे फिजिकल वेदरिंग देखने को मिलेगी। फिजिकल वेदरिंग मतलब फिजिकली चीजें अपने आप चेंज हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन के बिना, मैकेनिकली। तो वो आपको ये कह रहा है कि पोलर रीजन्स में ज्यादा केमिकल वाली होगी या फिजिकल वाली। तो हम ये एग्री करते हैं कि सर ये तो नहीं होने वाली इसके अंदर केमिकल, हमें यहाँ पे फिजिकली देखने को मिलेगी कि पोलर रीजन में कोई ग्लेशियर अगर मान लो फ्लो करने लग गया तो वो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, वेदर करेगा, तो वो हमको चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ पे तो खूब सारी बारिश है, हवा है, पानी है, सब कुछ है, तो वो केमिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। एक्सफोलिएशन इज कॉज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है? एक्सफोलिएशन हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई रॉक है, कोई चट्टान है, ठीक है, एक बड़ी चट्टान है। अब क्या होगा? सर्दी गर्मी, मतलब दिन के अंदर तो हो जाती है गर्मी और रात को हो जाती है सर्दी, मतलब हॉट कोल्ड, हॉट कोल्ड। जब इस तरह का टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, दिन के टाइम पे जब हॉट रहेगा तो पार्टिकल जो होते हैं वो खुलते हैं, लेकिन रात के टाइम पे जैसे कोल्ड होती है, ठंड होती है, तो पार्टिकल सिकुड़ते हैं, फिर वो दोबारा ओपन होते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, है ना। मतलब पहले वो रिलैक्स करते हैं दिन के टाइम में, फिर रात को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे वहां पे एक बीच के अंदर एक दरार सी क्रिएट हो जाती है। किसके अंदर? उस रॉक के अंदर। उस रॉक में जो दरार क्रिएट होती है वो अंदर तक की नहीं हो पाती। क्यों अंदर तक नहीं होती? क्योंकि सर जो भी अपन देख रहे हैं, जो हॉट फील हो रहा है उसको, रॉक को, या फिर कोल्ड फील हो रहा है, वो पूरी रॉक के अंदर तक नहीं हो रहा, वो सिर्फ रॉक के कहाँ कहाँ हो पा रहा है? बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर वाला पार्ट ही डायरेक्ट एनवायरनमेंट के टच में है, जिसकी वजह से बाहर वाले पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे धीरे धीरे दरार आने लग जाती है, और वो जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे इस रॉक से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और जैसे ही रॉक से अलग होएगा तो हम कहते हैं यहाँ पे वेदरिंग हुई है। वेदरिंग किसकी वजह से हुई है सर? टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से, हॉट कोल्ड की वजह से। ऐसी वाली वेदरिंग को हम क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन कहते हैं, जिसके अंदर रॉक जो होती है उसकी एक शीट जो होती है वो उससे क्या हो जाती है? अलग। रॉक जो है उसकी एक शीट, उसके ऊपर ऊपर की शीट उससे अलग हो जाती है, उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो इसका 3 वाला भी सही है, ये भी सही है, और तीनों सही है ये। तो 1 2 3 इसका जो है आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो मास मूवमेंट। कौन सा है जिसमें स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है? सर लैंडस्लाइड तो अचानक आती है, रॉक फॉल, कोई चट्टान गिरती है अचानक से, गिरती है कोई बड़ी बड़ी, मतलब कोई बड़े रॉक के टुकड़े गिरते हैं, अचानक गिरते हैं। डेब्रिज, एवलांच, हिमस्खलन आता है, एवलांच आता है, वो भी अचानक से आता है। तो हमने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था उस समय, सॉइल क्रीप जो होती है ये स्लो मूवमेंट होता है ग्रेविटी की वजह से। कि किसी माउंटेन के ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए सॉइल है, अब वो अचानक से आके नहीं गिरती है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे कहाँ आती रहती है? नीचे आती रहती है, और उसको नीचे बुलाने वाली कौन होती है? ग्रेविटी। लेकिन अचानक से नहीं आती, ये एक स्लो मूवमेंट है, स्लो मास मूवमेंट है, तो वो हमको कहीं में देखने को मिलता है। क्या कहते हैं हम उसे?
सॉइल क्रीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच फैक्टर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लोप फेलियर? विच फैक्टर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लोप फेलियर? स्लोप में अगर फेलियर हो रहा है, स्लोप सही से नहीं बन पा रहा है, तो उसका कारण क्या होगा? सर ग्रेविटी है स्लोप का, तो यहाँ पे विच फैक्टर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल, चाल विफलता के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? मतलब अगर सही से स्लोप नहीं बन पा रहा है, सही से स्लोप नहीं बन पा रहा है, तो उसका तो कारण ग्रेविटी होगी, और तो कौन रीजन होगा? क्योंकि स्लोप तभी फॉर्म होता है जब नीचे की तरफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का इससे लेना देना है ना। क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाहता है, लेकिन हमको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें ऑप्शन तो यही ग्रेविटी बैठता है कि स्लोप का जो कारण होता है, स्लोप पे अगर चीज़ें चलती है तो उसका कारण कौन होता है? ग्रेविटी होती है। तो हम ग्रेविटी पे टिक करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सॉलिफ्लुक्शन, ठीक है, सॉलिफ्लुक्शन, सॉलिफ्लुक्शन के लिए पूछ रहा है कि सॉलिफ्लुक्शन जो होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? सॉलिफ्लुक्शन होता क्या है? सर क्या ये आपको डेजर्ट वाले रीजन में देखने को मिलेगा, या आपको ये पैराग्लेशियल रीजन में देखने को मिलेगा, कोस्टल प्लेन में देखने को मिलता है, या आपको ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलता है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो इसका कहीं से भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो पेरिग्लेशियल रीजन्स में कैसे देखने को मिलता है सॉलिफिकेशन? होता क्या है, जब ग्लेशियर्स ऊपर से फ्लो करते हुए आते हैं, ठीक है, और फ्लो करते हुए आते हुए वो रास्ते में क्या करते हैं, अपने साथ में जो आसपास के जो भी वेदरिंग करते हैं, जिसमें वो जो भी सिल्ट होती है, क्ले होती है, या फिर कोई वेजिटेशन, पेड़ पौधे, जानवर, कुछ भी चीज़ होती है, उसको उसको अपने साथ में नीचे लेकर आ जाता है, नीचे लेकर आता है, और नीचे लाकर उसको डिपॉजिट कर देता है। डिपॉजिट करने के बाद में हमने सर उसको आउटवॉश प्लेन कहा था। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये जो ऊपर से उसको लेकर आ रहा होता है अपने साथ में सारी चीज़ें, उसी को कहा जाता है सॉलिफ्लुक्शन। क्या कहते हैं उसको? सॉलिफ्लुक्शन। तो सॉलिफ्लुक्शन जो होता है हमें कहाँ देखने को मिलता है? पेरिग्लेशियल रीजन के अंदर। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जब अपन पढ़े थे तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया नहीं था कि सॉलिफ्लुक्शन नाम से इस तरह की शायद कोई चीज़ पढ़ाई नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन आया तो हमने इसको समझ लिया, आप याद रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच प्रोसेस लीड टू स्फेरोइडल वेदरिंग? स्फेरोइडल वेदरिंग जो होती है वो हमको किस में देखने को मिलती है? अब ये थोड़ा अजीब सा वर्ड आ गया सर, स्फेरोइडल। स्फेरोइडल मतलब क्या होता है? स्फेयर जैसा, है ना, स्फेयर जैसा गोल। तो कुछ इस तरह का हमको समझ में आ रहा है कि स्फेयर जैसा कुछ गोल है, और वो वेदरिंग हमको कैसे देखने को मिलती है? मतलब कोई चीज़ स्फेयर जैसी गोल हो जाए, ऐसी वेदरिंग कौन करता है? तो हम इस तरह की वेदरिंग देखो कहाँ पे देखते हैं? क्या वो एक केमिकल वेदरिंग से हो सकता है, या मैकेनिकल वेदरिंग से होगा, या बायोलॉजिकल वेदरिंग से होगा, या विंड के इरोजन से होगा? इनमें से कौन सा इसका आंसर है? इसका आंसर कौन है यहाँ पे? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्यों है? क्योंकि स्फेरॉइडल वेदरिंग जो होती है, ये होती है वाटर की वजह से। किसकी वजह से होती है? वाटर की वजह से। वाटर की वजह से कोई चट्टान जो होती है जिसकी अजीब सी शेप होती है, तो होता क्या है, जब इसके पास में वाटर आता है तो वाटर जो आउटर पार्ट है, जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, उससे पहले रिएक्ट करता है, पहले रिएक्ट करेगा, और वहां पे वो करता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है सर इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो रॉक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, उनके साथ में जो वाटर होता है H2O, वो उन पार्टिकल के साथ में जुड़ जाता है, और जुड़कर बनाता है बॉन्ड। बॉन्ड बनाने की वजह से जैसे ही वो उन पार्टिकल से जुड़ता है, इसके जो ऊपर निकले हुए पार्टिकल्स होते हैं उनसे जैसे ही जुड़ेगा, तो बॉन्ड बनाने के बाद में उन पार्टिकल्स को क्या करता है? एक्सपेंड कर देता है। एक्सपेंड करने की वजह से जैसे वो पार्टिकल एक्सपेंड होता है, तो अपने दूसरे पार्टिकल को वो छोड़ देता है। कि पहले वो दोनों एक सेम साइज में बैठे थे, लेकिन मान लो इसने वाटर को एब्जॉर्व कर लिया, या वाटर के साथ में बॉन्ड बना लिया, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड करते ही ये इससे अब छोड़ देता है इसको, और जैसे ही छोड़ता है तो यहाँ पे हमको वेदरिंग देखने को मिलती है। पर ये वेदरिंग हुई किसकी वजह से? वाटर की वजह से। और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन एक तरह की कैसी वेदरिंग है? केमिकल वेदरिंग। जिसकी वजह से जो ये ऊपर नीचे जो रॉक बनी रहती है, रॉक में जो ऊबड़ खाबड़ होती है, जो रफ सरफेस होती है, वो एकदम कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? स्मूथ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है? स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये सब हट जाता है, ये सब वेदर्ड होके चला जाता है। और रॉक जो होती है आपकी
एकदम इस तरह से स्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल एग्जैक्ट स्फेयर नहीं होता पर स्फेयर जैसा कुछ होता है, इसलिए इसको कहा गया है स्फेरॉइडल वेदरिंग। आया समझ में? स्फेरॉइडल वेदरिंग जो होती है वो हाइड्रेशन की वजह से होती है और एक तरह की केमिकल वेदरिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल लीव्स, फ्लड प्लेन्स, पॉइंट बार्स, ये सब कहां देखने को मिलते हैं? विच आर डिपोजिशन, अच्छा इसमें पूछा है विच आर डिपोजिशनल फीचर, इनमें से डिपोजिशनल कौन से हैं जो डिपोजिशन की वजह से बने? नेचुरल लीव्स, अगर आपको ध्यान हो तो रिवर जब चलती है तो उसके आसपास में जो ऊंचा एरिया बन जाता है एक तरह से डिपोजिशन की वजह से, सैंड की डिपोजिशन या फिर जो भी रिवर अपने साथ में लेकर आती है उसके डिपोजिशन की वजह से जो क्रिएट होता है उसको नेचुरल लीव्स कहते हैं। तो सर ये डिपोजिशनल फीचर है। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, फ्लड प्लेन मतलब जहाँ पे बाढ़ आती है उन वाले प्लेन्स में, तो कोई अगर प्लेन है उसमें अगर बाढ़ आ रही है, उसमें अगर पानी आ रहा है, तो पानी आके वहां पे अपनी जो बाढ़ अगर आएगी तो बाढ़ अगर आती है तो अपने साथ में जो चीजें लेकर आई है वो वहां पर ले जाके छोड़ देगी, उस फ्लड प्लेन में ले जाके छोड़ देगी। तो फ्लड प्लेन ध्यान रखना ये बनता है हमेशा डिपोजिशनल फीचर से, क्योंकि जब यहाँ पे बाढ़ आती है, जब फ्लड आती है, जब इतना एक्सेस पानी आता है तो वो वाटर अपने जो वाटर जो होता है वो सेडिमेंट्स को वहां पे छोड़ देता है उस बड़े प्लेन के अंदर। जैसे उसको छोड़ता है तो वो डिपोजिशनल फीचर हो जाता है। तो फ्लड प्लेन इसका एग्जांपल, इसका एक आंसर नहीं है, लेकिन लास्ट क्या बचता है? पॉइंट बार्स। पॉइंट बार हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ऑक्सबो लेक के अंदर। ऑक्सबो लेक के अंदर हमने देखा था कि सर ये लेक जो होती है ना, जैसे मान लीजिए रिवर है और रिवर आगे जाके इस तरह से फिर दोबारा सीधी चल जाएगी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे कट करेगी। कट कैसे करती है सर? वाटर सीधे जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे तो वो यहाँ तो वो इरोजन करता है और इरोजन करने के बाद में जो पार्टिकल्स होते हैं इनका यहाँ पे डिपोजिशन करता है। डिपोजिशन होते 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 यहाँ से इरोजन हो जाता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है और ये रिवर तो सीधे चल जाती है, और डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ से रास्ता बंद हो जाता है, और रास्ता बंद होने की वजह से अब ये खाली बच जाता है ना, ये अलग हो जाता है इससे। ये जो डिपोजिशन होता है यहाँ पे सैंड का, ऑक्सबो लेक के अंदर जो सैंड का डिपोजिशन होता है उस डिपोजिशन को अपन क्या कहते हैं? पॉइंट बार्स कहते हैं। तो ध्यान रखना पॉइंट बार क्या होता है। ओके, तो नेचुरल लीव्स हमको समझ में आ गया, फ्लड प्लेन आ गया, पॉइंट बार आ गया। अब हमें पता है कि नेचुरल लीव्स और पॉइंट बार जो है ये डिपोजिशनल फीचर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। सॉरी, विच आर डिपोजिशनल, अच्छा डिपोजिशनली पूछा है इसने, ठीक है। तो फ्लड प्लेन जो होते हैं ये भी डिपोजिशनल होते हैं। अच्छा मैंने आपको ये गलत कह दिया, मतलब गलत कहा नहीं, वो कहा अपन ने फ्लड प्लेन को डिपोजिशनली, कि डिपोजिशन की रिवर वहां जाके अपना साथ सब कुछ डिपॉजिट कर देती है, छोड़ देती है। नेचुरल लीव्स में भी डिपॉजिट ही बताया था, लेकिन यहाँ पे लगा मैंने क्रॉस दिया जो कि गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, समझाया मैंने, सही था, वो बात सही थी कि फ्लड प्लेन का जहाँ पे क्रिएट होता है वहाँ पे रिवर जाकर अपने जो भी सेडिमेंट्स होती है उनको छोड़ देती है ना, बताया मैंने डिपोजिशन था, बस यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। तो ध्यान रखना ये डिपोजिशनल है, ये भी डिपोजिशनल है, और पॉइंट बार भी जो बनते हैं यहाँ पे भी डिपोजिशन ही होता है, तीनों में डिपोजिशन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार हो जाता है कि रिदम में आते आते अचानक से चीज़ें जल्दी जल्दी कराते कराते कुछ मिस्टेक हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है। बांगर डिफर्स फ्रॉम खादर इन डेट, बांगर और खादर में क्या डिफरेंस होता है? सर खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है, बांगर ओल्ड होती है। खादर जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, और बांगर जो होती है वो पहले बनी थी इसलिए वो लेस फर्टाइल होती है। क्या रहा है इसके अंदर? बांगर खादर से क्यों अलग है? क्या ये नई सॉइल है? नहीं। क्या ये लेस फर्टाइल है? हाँ। बांगर जो होती है वो कम फर्टाइल होती है, और खादर जो होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है जो रिवर अभी बना रही है, अभी लाके छोड़ रही है, और जो बांगर थी वो तो पहले बन चुकी, पहले रिवर ने बना दिया उसको। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। रिवर टेरेसेस इंडिकेट, अगर रिवर पे टेरिस बन रहे, अभी मैंने बताया था वो टेरिस लाइक फीचर है ना, कि रिवर चलती जा रही है और अचानक से वो टेरिस बन जाए वहां पे, सीढ़ियां कुछ इस तरह से, अभी हमने यहाँ ड्रॉ भी करा था इस तरह से। ये कब देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है रेजुविनेशन ऑफ रिवर पे, जब रिवर की दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो रही होती है तब हमको रेजुविनेशन ऑफ रिवर पे रिवर टेरिस देखने को मिलते हैं। जब क्या होता है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से कुछ थोड़ा पार्ट नीचे चला जाता है तो रिवर अब वहां पे ऊपर से आती हुई टेरिस बना देती है, और अगर वो बिल्कुल एकदम ही सीधा होता कुछ इस तरह से तो आपको वाटरफॉल देखने को मिलता।
लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे टेरिस की, तो हम कहते हैं रेजुविनेशन ऑफ रिवर। विच फैक्टर इज एसेंशियल फॉर डेल्टा फॉर्मेशन? डेल्टा बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? सर डेल्टा बनाने के लिए तो स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन, भाई इसमें लग रहा कि आपको हाई सेडिमेंट लोड, भाई सेडिमेंट जितना ज्यादा आएगा डेल्टा उतना ही अच्छा बनेगा। हमको डेल्टा में मेन तो क्या चाहिए होता है कि जो रिवर आ रही है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आए और सेडिमेंट्स लाकर छोड़े वहां पे, क्योंकि अगर अपन इसमें कहेंगे स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन मतलब जो समुद्र की लहरें हैं वो तेज होनी चाहिए। सर समुद्र की लहरें तेज होगी तो जो भी रिवर अपने साथ में सेडिमेंट लेकर आएगी समुद्र की लहरें, तो उसको अपने साथ में बहा के ले जाएगी क्योंकि वो तो इतनी तेज है। तो ये डेल्टा फॉर्म नहीं करने देगा, लो सेडिमेंट सप्लाई नहीं हो सकता। स्टीप ग्रेडियंट मतलब जो रिवर आ रही है वो आके कुछ इस तरह से गिर रही हो स्टीप तेजी से, तो स्टीप रिवर जो होती है जहाँ वो रिवर ज्यादा सेडिमेंट नहीं लेकर चलती। हमने पढ़ा है कि सेडिमेंट्स की वेदरिंग ज्यादा कहाँ पर होती है? उस रिवर में होती है जिस रिवर का स्लोप जो होता है वो इस तरह का होता है, एक जेंटल स्लोप होता है, एक आराम से। इसमें रिवर आराम से चलती चलती आती है और आराम से वेदरिंग करती है। तेज स्पीड वाली होती है वो इस तरह का कुछ नहीं करती, जैसे हमने देखा था नर्मदा रिवर पे, है ना। हमने जब डेल्टा पढ़ा था तो हमने देखा था वहां पे कि नर्मदा रिवर जो है, तापी रिवर जो है, ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती, एक बड़े लेवल के, एक अच्छे लेवल के डेल्टा फॉर्म नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप होता है इन रिवर पे वो कैसा स्लोप होता है? एक हाई स्लोप होता है, स्टीप ग्रेडियंट का स्लोप होता है। और जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये क्यों वहां पे अच्छा सा डेल्टा फॉर्म कर रही है, सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म कर रही है इन द वर्ल्ड? क्योंकि वहां पर जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप है, जेंटल ग्रेडियंट है। तो तीव्र नहीं होना चाहिए, तेज नहीं होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? हाई सेडिमेंट लोड, कि डेल्टा फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग कह रहे हैं यहाँ पे, सर्क्स होते हैं, एरिटीज होती हैं, यू शेप वैली होती हैं, विच आर ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म। ग्लेशियर की वजह से, किसी ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से कोई अगर इरोजन हो रहा है तो इन तीनों में से क्या बनता है? देखते हैं सबसे पहले, ग्लेशियर की इरोजन की वजह से क्या यू शेप वैली बनेगी? सर हमें पता है अगर रिवर का इरोजन होता है तो वी शेप वैली बनती है, ग्लेशियर का होता है तो यू शेप वैली बनती है, करेक्ट है। एरिटीज क्या इससे बनते हैं? तो देखो ये जो सर्क्स होते हैं या फिर एरिटीज होती हैं ये कैसे बनते हैं कि कोई माउंटेन है, ठीक है, अब ये माउंटेन है, इस माउंटेन के दो मुंह बना दिए मैंने, एक उधर वाला और एक इधर वाला। तो जो बीच में डिवाइडिंग रिज है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है दोनों साइड को, उसे तो कहा जाता है एरिटीज, ठीक है। तो एरिटीज जो होती हैं, और इसके पास में जो इधर की तरफ आपको ये देखने को मिल रहा है, जो इधर वाला फेस है या इधर वाला जो फेस है, इन्हें क्या कहा जाता है? सर्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें सर्क्स कहा जाता है। और ये दोनों ही फॉर्म होते हैं किसकी वजह से? इरोजन की वजह से। कैसे कि यहाँ से जब ऊपर से ग्लेशियर, जो भी ग्लेशियर होता है या फिर स्नो जो होती है, वो जब नीचे की तरफ जाती है तो जाती हुई यहाँ पर एक स्लोप बना देती है। वो स्लोप जो होता है नीचे, है ना, समझ रहे हो आप कि कोई ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक स्लोप बना देगा। वो जो स्लोप होता है उसे कहा जाता है सर्क्स। और उस स्लोप की वजह से अब इधर थोड़ा सा गड्ढा हो गया क्योंकि एक स्लोप बन गया, इधर वाला थोड़ा ऊंचा रहेगा, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो बीच में एक लाइन होगी उस लाइन को कहते हैं एरिटीज, जो भी इसी की वजह से बनती है। मतलब इरोजन होगा तो ये एरिटीज हमको दिखाई देती है, और सर्क्स जो होते हैं वो भी उसी की वजह से बनते हैं। बाकी इसके अलावा यू शेप वैली, यू शेप वैली मैंने आपको बताई है कि वी बनती है रिवर की वजह से, यू बनती है स्नो ग्लेशियर की वजह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तीनों ही जो होते हैं वो ग्लेशियर के कौन से लैंडफॉर्म होते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कह रहा है, यार्डांग्स हो गए, यूजिन हो गए और लुइस हो गए, ये किस तरह के फीचर हैं? क्या ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है? यार्डंग्स की अगर बात करें तो यार्डंग्स कब फॉर्म होते थे कि सर वो एरिया जहां पर विंड बहुत तेज है, तो वहां पर कोई भी रॉक है, चट्टान है, और जैसे मान लीजिए रॉक है तो इस रॉक के पैरेलल में हवा चल रही है, तो इधर ये रॉक है, इसके पैरेलल में इधर की तरफ विंड यूं जा रही है, बहुत सारी रॉक्स है उनके पैरेलल में विंड जा रही है, तो इस तरह का जो था उसे हम यार्डांग कहते थे। और धीरे धीरे रॉक्स जो है ये साइडों में से क्या होती चली जा रही है? इरोड होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है, तो इरोजनल फीचर है यार्डांग तो हो गया। यूजिन की बात करें तो यूजिन कहाँ देखने को मिलता है हमको कि वही एरिया एरिड रीजन है जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलती है, वहां पे मान लीजिए आसपास की सारी रॉक्स जो हैं वो क्या हो गई? वेदर्ड हो गई, इरोड हो गई, चली गई, टूट गई, खत्म हो गई। लेकिन एक हार्ड रॉक थी जो अब भी सर्वाइव कर रही है, कोशिश कर रही है सर्वाइव करने की। तो ऐसे बड़े एरिया में जहां पर आपको एक अचानक से बड़ी रॉक दिखाई दे रही है,
वो वही क्यों सर्वाइव कर रही है, क्योंकि सर वो हार्ड रॉक है। तो अगर वो सर्वाइव कर रही है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है आपका, यूजिन स्ट्रक्चर होता है, यूजिन टाइप का लैंडफॉर्म होता है। इसके अलावा अगर बात करें लुइस की, तो लुइस जो है वो इरोजनल या डिपोजिशनल है। तो लुइस तो वो मिट्टी होती है जो हवा अपने साथ में ले जाकर कहीं पे डिपॉजिट कर देती है। तो लुइस तो कौन सा फीचर हो गया आपका, डिपोजिशनल फीचर हो गया। तो आंसर इसका सिर्फ क्या रहेगा, 1 और 2। लुइस जो है वो कौन सा फीचर हो जाता है आपका, डिपोजिशनल फीचर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बरकान ड्यून आर कैरेक्टराइज बाय, भाई बरकान जो होते हैं वो किस, उनमें क्या कैरेक्टर होता है। तो दो ही थे मेन। तो हम, आपको याद हो जब ड्यून्स पढ़े थे हमने, तो बहुत तरह के ड्यून्स देखे थे, लेकिन उनमें जो मेन होते हैं वो होता है एक तो बरकान ड्यून, एक होता है पैराबोलिक ड्यून्स। बरकान ड्यून्स कौन से होते हैं कि मान लीजिए पूरा सैंड वाला रीजन है, पूरा सैंड है चारों तरफ, दूर दूर तक क्या है, सिर्फ मिट्टी है, खाली जगह है, एरिड रीजन है। एरिड मतलब जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हो रही, बिल्कुल सूखा वाला रीजन है। वहां पे मिट्टी उड़ती चली जा रही है इधर उधर। अब मिट्टी उड़ती हुई आई, और आने के बाद में वो क्या करती है, मान लीजिए यहाँ पर आके डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे उसको कोई बैरियर मिलता है, उस बैरियर के पास में आके डिपॉजिट हो जाती है। अब ये डिपॉजिट हुई, डिपॉजिट होते 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 कुछ इस तरह से ये ऐसे डिपॉजिट होती चली जाती है। इधर से मिट्टी आती चली जा रही है उड़ती हुई, और वो कुछ इस तरह से डिपॉजिट हो गई। डिपॉजिट डिपॉजिट होने के बाद में इसने जो ये फीचर बनाया है, ये देखिए कुछ इस तरह से चांद के जैसा दिख रहा है कि आधा चांद। आधा चांद क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो क्रिसेंट शेप होती है ये आधे चांद वाली शेप होती है। जब मून जो होता है बिल्कुल हाफ होता है तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो वो ये वाली जो शेप होती है इधर की साइड वाली, इसे कहा जाता है क्रिसेंट शेप। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्रिसेंट शेप आपको देखने को मिल रही है किसके अंदर, बरखान ड्यून्स के अंदर। तो फिर वो पैराबोलिक वाला कौन सा है। पैराबोलिक में क्या होता है कि इधर तो सैंड का एरिया है जहाँ पे मिट्टी है, ह्यूमिड है, लेकिन पास में मान लेते हैं यहाँ पे समुंदर है। अब समुंदर से जो हवाएं आती है, ठीक है, समुंदर की तरफ से जो हवाएं आ रही है, या मान लो समुंदर नहीं होता, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, यहाँ से जो हवाएं आती है तो वो क्या करेंगी, यहाँ से मिट्टी को आके टकराती है मिट्टी से। अब मिट्टी से आके टकरा टकरा रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह से मिट्टी इकट्ठा हो रखी है, वो आके इससे टकराएगा। टकराने के बाद में क्या करेगा, इसको यहाँ से खत्म करेगा, खत्म करेगा इस तरह से। और आपको क्या देखने को मिलेगा कि सर ये तो ऐसे खत्म होता चला जा रहा है, और मिट्टी यूं चलती चली जा रही है, इधर की तरफ रह रही है, ये ऐसा होता चला जा रहा है। तो ये देखो, ये भी इस तरह की भी शेप आ गई, क्रिसेंट शेप आ गई यहाँ भी। लेकिन ये वाली जो क्रिसेंट शेप आई है, ये कौन सी वाली आई है आपके, पैराबोलिक ड्यून वाली, पैराबोलिक ड्यून। देखो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये ड्यून उधर की तरफ बनता है जिधर से विंड आ रही होती है, और क्रिसेंट शेप जो होती है अपोजिट में फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, जिधर से विंड आ रही होती है उधर की साइड ही क्रिसेंट शेप फॉर्म होती है, और ड्यून जो फॉर्म होता है, जो मिट्टी का टीला जो बनता है ना, वो अपोजिट साइड में फॉर्म होता है। क्योंकि ये तो क्योंकि सैंड वाला रीजन होगा तो वो तो अपने साथ में मिट्टी लेकर आता है, तो मिट्टी को इधर की तरफ क्या करता है, वो इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है। लेकिन इसमें इधर से कोई सैंड के पार्टिकल्स नहीं आ रहे, सिर्फ विंड आती है। तो विंड आके यहाँ के सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ में उड़ाती है, उड़ाकर ले जाती है, और ले जाकर उसको पीछे की तरफ डिपॉजिट करती रहती है। और पीछे की तरफ से डिपॉजिट करने की वजह से आगे तो क्रिसेंट शेप बन जाती है, और पीछे की तरफ डिपोजिशन होता है। ये डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे आपको ड्यून देखने को मिलता है, और ऐसे ड्यून को हम कहते हैं पैराबोलिक ड्यून, उसे कहते हैं अपन क्रिसेंट शेप वाला बरखान ड्यून। ध्यान रखना, ये पहले ये पढ़ा चुका मैं सारी चीजें, बस यहाँ पे और इनको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार शेप वगैरह ये सब पढ़ चुके अपन। आगे कह रहा है इसके अंदर लुइस डिपॉजिट्स आर फाउंड बाय, लुइस डिपॉजिट किसकी वजह से बनता है, तो पढ़ लिए सर, ये तो विंड की हवा जो मिट्टी अपने साथ में लेकर जाती है जहाँ पे डिपॉजिट करती है, वहाँ पे हमको लुइस डिपॉजिट देखने को मिलता है। तो विंड इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। डिफ्लेशन रेफर्स टू, डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन तो जब हमने चैप्टर पढ़े थे, ये लेक्चर देखे थे, तो उसके अंदर डेफिनेशन ही देखी थी, बहुत सारे टाइप की अलग अलग चीजें वहाँ पे पढ़ी थी, और वहाँ पे हमने डिफ्लेशन भी देखा था। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है रिमूवल ऑफ पार्टिकल बाय विंड। जब हवा चलती है और किसी पार्टिकल को अपने साथ में उड़ा कर ले जाती है, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के या फिर माउंटेन के छोटे पार्टिकल्स, उनको अपने साथ में उड़ा कर ले जाती है, तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है। तो ये याद रखना है, तो डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था इसको, डिफ्लेशन को, रिमूवल ऑफ पार्टिकल बाय
विंड्स। आगे कह रहा है विच फैक्टर इन्फ्लुएंस ड्यून माइग्रेशन, कोई ड्यून अपनी जगह से इधर से उधर जा रहा है ना, क्योंकि हमें पता है ड्यून्स जो होते हैं, जो मिट्टी के टीले होते हैं, जो ड्यून्स बनते हैं, वो हमेशा परमानेंट नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ में, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, वो कभी इधर बनते हैं कभी उधर बनते हैं, क्योंकि विंड जो होती है वो फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलती हमेशा डेजर्ट के अंदर, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी वो इधर से चल रही है कभी उधर से चल रही है, कभी कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से ड्यून्स की जो पोजीशन होती है, कभी ड्यून यहाँ बन जाएगा कभी वहां बन जाएगा कभी उधर बना गया, इस तरह से बनता रहता है। तो ये यही कह रहा है कि ड्यून की जो पोजीशन चेंज होती है उसका मेन रीजन क्या क्या हो सकते हैं, क्या विंड की वेलोसिटी इसका रीजन है, तो सर हवा तेज चलेगी कम चलेगी उससे फर्क तो पड़ेगा ड्यून पे, कि ड्यून जल्दी बनेगा या धीरे बनेगा। सेकंड, सैंड की सप्लाई, सर ये भी मैटर करेगी कि मिट्टी कितनी आ रही है, कम आ रही है, ज्यादा आ रही है। क्या वेजिटेशन मैटर करता है, तो वेजिटेशन में हमने देखा कि अभी हवा जो आ रही थी या तो समुद्र से आ रही है वेजिटेशन से आ रही है, और वेजिटेशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि जहाँ पर ज्यादा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, जिस रेगिस्तान में या जिस डेजर्ट में आपको थोड़ा वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे ड्यून्स कम बनते हैं, तो ड्यून कम बनेंगे। और जिस जगह पे मान लो अगर जिस जगह पे फॉर एग्जांपल वेजिटेशन है, थोड़ा सा पेड़ लगे हुए हैं, कैक्टस वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ड्यून नहीं बनेगा, तो ड्यून को फिर कहीं और बनना पड़ेगा। तो ड्यून बनेगा कहाँ पर, वो वेजिटेशन भी डिसाइड करता है कि वेजिटेशन जहाँ होगा वहाँ पे जल्दी से ड्यून बन नहीं पाएगा, इसलिए हम कहते हैं इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, कि ड्यून बनेगा कहाँ पर, ये डिपेंड करता है विंड की वेलोसिटी पे, सैंड की सप्लाई पे और वहाँ के वेजिटेशन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्पिट्स बार्स और लेगून्स विच आर डिपोजिशनल कोस्टल फीचर, इनमें से डिपोजिशनल कोस्टल फीचर कौन सा है। अब अगर हम देखें तो कोस्टल फीचर के लिए कह रहा है, चलो ठीक है सर कोस्टल तो है, डिपोजिशनल मतलब डिपॉजिट होने की वजह से बन जाए, क्या लेगून्स डिपॉजिट होने की वजह से बनती है, लेगून लेक जो थी, हाँ सर डिपॉजिट होने की वजह से बनती है, एक तरफ समुंदर होता है, एक तरफ जमीन होती है जो लैंड होती है, और यहाँ पे फिर बीच में क्या होता है, अचानक से सैंड का बैरियर बन जाता है, और सैंड का बैरियर बाहर वाले समुंदर को, सी को, अंदर वाली इस वाले पार्ट से अलग कर देती है, और जो ये अंदर अलग पार्ट रह जाता है इसे लेक कहते हैं, और ये कौन सी लेक हो जाती है, लेगून लेक। तो ये बन रही है यहाँ पे इसकी वजह से ही, सैंड बैरियर की वजह से, जिसको सैंड बार भी कहते हैं या सैंड स्पिट भी कहते हैं। ये जो सैंड बार सैंड बन रही, ये जो समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलता है, इस तरह से सैंड आ गई है, मिट्टी आ गई है, तो इन्हें सैंड बार सैंड स्पिट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, लेगून जो होती है वो इन्हीं की वजह से फॉर्म होती है। तो तीनों जो ये फीचर हो गए ना, ये आपके कौन से फीचर हो जाते हैं, डिपोजिशनल फीचर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है वेव कट प्लेटफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय, वेव कट प्लेटफॉर्म, वेव कट प्लेटफॉर्म बनते कैसे थे, वेव कट प्लेटफॉर्म अपन पढ़ते थे कि इस तरह से, समुद्र ये जैसे मान लीजिए ये तो हुई लैंड, ये हो गया सी, और यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होता था, और हम ये पढ़ते थे कि वाटर का मूवमेंट नीचे कम होता है लेकिन ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ ज्यादा होने की वजह से ऊपर ज्यादा कट देखने को मिलता है, नीचे कम कट देखने को मिलता है, और वेव जो ये वेव चलती हुई आ रही है इस तरह के जब कट लगाती है लैंड पे, तो उसे हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। किस तरह का फीचर है, क्या ये डिपोजिशन हो रहा है कुछ यहाँ पे आके, सर डिपोजिट नहीं हो रहा, यहाँ तो ये खत्म कर रही है इसको आके, लैंड को आके टकरा रही है, तो ये किस तरह का हो गया, इरोजनल हो गया। क्या टेक्टोनिक है, कोई लेना देना नहीं है। सर क्या विंड है, सर यहाँ पे विंड कहाँ है, या तो वाटर की बात कर रहे हो आप, तो वाटर में देखने को मिलता है वेव कट प्लेटफॉर्म, जो कि किस तरह का फीचर हो जाता है, आपका इरोजनल फीचर हो जाता है। विच इज नॉट एन विच इज नॉट एन इरोजनल कोस्टल लैंडफॉर्म, कौन सा इनमें से इरोजनल कोस्टल लैंडफॉर्म नहीं है। अब इरोजन की वजह से बनने वाले कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्लिफ की। क्लिफ क्या होती है, सर चट्टान होती है, इस तरह की कोई चट्टान होती है, और इधर से समुद्र की लहरें आके उसके टकरा रही होती है। देखिए आपने कभी देखा हो, वैसे तो मैंने डायग्राम में बताया, लेकिन आपने कभी देखा हो कोई हीरो होता है, वो हीरो सीधा पानी में कूद जाता है नीचे की तरफ, वो कैसे कूद जाता है, क्योंकि ये जो माउंटेन होता है या जो भी लैंड पे खड़ा होता है वो समुद्र से ऊंची होती है और एकदम स्ट्रेट होती है, वरना अगर ये कुछ इस तरह की होती तो आके इस पे गिर जाता, जो चट्टान है, जो माउंटेन है, जो क्लिफ है, उससे गिर जाता। लेकिन होता क्या है, ये जो क्लिफ होती है ये एकदम सीधी होती है, और इससे आके कौन टकरा रही होती है, यहाँ से जो सी है उसकी वेव आके टकरा रही होती है और यहाँ पे इरोजन कर रही होती है।
इरोजन करने की वजह से ये थोड़े टाइम बाद हमको कुछ इस तरह भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इधर आके इरोजन हो गया। और एक टाइम बाद आता है कि ये पार्ट जो होता है वो उसके नीचे, ये पार्ट जो होता है वो इधर ही गिर जाता है ना। जब इस तरह हो जाएगा ना कुछ बिल्कुल इस तरह से ऐसा ही, तो ये पार्ट जो होगा किधर की तरफ गिर जाएगा, नीचे समुद्र में गिर जाता है। और जैसे ही नीचे गिरेगा तो दोबारा से अब ये फिर क्या हो जाती है, एकदम सीधी हो जाती है, ये सीधा रह जाता है पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है कहाँ गिर जाता है, नीचे की तरफ। तो ये पढ़ा है हमने, ये सारी चीजें पढ़ी है साइकिल इनके, जब ये चीजें पढ़ते थे तो इनकी साइकिल पढ़ते थे पूरी, कि कैसे ये समय के साथ में ऐसा नहीं होता, रुक जाते हैं, फिर इनमें दोबारा से वही चीज देखने को मिलती है, वही शुरुआत हो जाती है। तो क्लिप जो है एक तरह का इरोजनल है, हाँ सर इरोजन होता है। बीच की बात करें तो बीच तो कब बनते हैं, जब डिपोजिशन होता है, जब यहाँ पे आके ये वेव्स टकरा रही हैं तो इस माउंटेन के या फिर इस क्लिफ के जो सेडिमेंट है उन सेडिमेंट को अपने साथ ले जाती है, और ले जाने के बाद में किसी जगह पे छोड़ देती है। जिस जगह पे छोड़ती है उसको हम बीच कहते हैं। तो बीच तो एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो यही कह रहा है कि इनमें से इरोजन कौन सा नहीं है, तो सर बीच जो है वो इरोजन नहीं है, वो तो डिपोजिशनल है। इसके अलावा हम देखें अगर सी आर्क को और स्टैक को, तो सी आर्क कब बनती है सर, जब समुद्र की लहरें आके टकराती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह का फीचर है यहाँ पे, और इधर से समुद्र की लहरें आके टकरा रही है, ये आके टकरा कर सबसे पहले यहाँ पे सी नोच बनाएगी, ठीक है। सी नोच बनेगी, फिर उससे बनती है, सी नोच क्या होता है, छोटी सी कट लगाए कभी, फिर वो कट जब बड़ा हो जाता है, अंदर तक गहरा हो जाता है कट, किसी इस लैंड के अंदर तक वो गहरा कट लगेगा, या माउंटेन के अंदर थोड़ा सा गहरा कट लगेगा, तो उसको हम कहते हैं सी केव। जिस केव में हम जा सकते हैं, इतना बड़ा गहरा कट हो जाता है। फिर वो सी केव वाला जो कट होता है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और फिर वो क्या होता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है ना। अगर आप लेक्चर देखना तो उसमें डायग्राम से समझा रखा है मैंने। जब वो एक तरफ से होता हुआ वाटर दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो वहां पर फिर बन जाता है सी आर्क। और सी आर्क जो होता है, अब वो किस तरह से होता है कि सर ये माउंटेन है और इसकी चट्टान है, और ये कुछ इस तरह से हो गया, या वाटर इधर से आकर इसमें से जाकर उधर से निकल जाता है, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस माउंटेन का जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी गिर जाएगा, और गिरने की वजह से आप कहोगे सर फिर अगर ये गिर गया तो फिर तो यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा, एक ऐसे पिल्लर टाइप का खड़ा हुआ जो भी रॉक का पार्ट है, वो जो रॉक का पार्ट पिल्लर टाइप का रह जाएगा, उसको स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्टैक। जो डायग्राम यहाँ पे मैं प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा, अगर वो डायग्राम दिखाने लगा जो अपन ने समझे थे पहले, तो फिर लेक्चर भी बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर तो एक तरह से ये पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ये PYQ वाला सेशन या फिर क्वेश्चंस कराने वाला सेशन नहीं रहेगा, ये सेशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके डायग्राम इतने साफ सुथरे अच्छे नहीं बना रहा हूँ। अगर आपने पढ़े तो आपको समझ में आ रहे होंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इंडिकेट्स मरीन सबमर्जेंस, कौन होता है जो दिखाता है कि मरीन मतलब इस समुद्र के पानी के नीचे चीजें डूबी हुई है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, क्या ऐसा सी क्लिफ में देखने को मिलता है सर? नहीं, सी क्लिफ जो होती है वो तो ऊंची होती है समुद्र से, समुद्र में डूबी हुई नहीं होती। क्या बीचेस डूबे हुए होते हैं सर? नहीं, बीचेस भी बाहर की तरफ ही होते हैं। क्या उठे हुए समुद्री तट, तो ये एक ही बात हो गई, राइज्ड बीचेस और बीचेस जो हैं दोनों सेम ही है। लेकिन ये हमें पता है रिया कोस्ट जो है, रिया कोस्ट जो होती है ये कैसे बनती है कि समुद्र के किनारे पे जब कोई रिवर बहुत सारे, जैसे समुद्र का कोई भी मान लीजिए, यहाँ से कोई रिवर आ रही है, तो वो आने के बाद में वैसे बहुत सारे पार्ट्स में क्या कर लेती है, खुद को डिवाइड कर लेती है। और ये जो पार्ट है, जो ऊपर की तरफ, ये तो जमीन वाला पार्ट रह जाता है। ये मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से जमीन रह गई, इधर जमीन रह जाती है, और बीच में क्या रह जाता है, वाटर वाला पार्ट रह जाता है। और आगे की तरफ फिर आपको पूरा क्या देखने को मिलता है, समंदर देखने को मिलता है, सी देखने को मिलता है। तो ये जो लैंड है ये धीरे धीरे टाइम के साथ में जब लेवल इंक्रीज होने लग जाता है सी का, तो ये इसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। या अपन कह सकते हैं, इसको इस तरह से मत देखिए, रिया कोस्ट में क्या होता था, रिया कोस्ट में इस तरह से था कि पहले यहाँ पे रिवर आती थी, और आने के बाद में वो यहाँ पे आगे की तरफ अपना जो भी सेडिमेंट्स वगैरह है वो छोड़ दिया उन्होंने। सेडिमेंट्स छोड़ने की वजह से यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन हो गया। इसको आप इस तरह से समझे कि यहाँ पे लैंड का फॉर्मेशन हो गया, लैंड बन गई। लेकिन सी का लेवल राइज होएगा तो ये सारा दोबारा से इसके अंदर दबना स्टार्ट हो जाता है,
और टाइम के साथ में दब जाएगा, और दबने की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो समुद्र की कोस्ट लाइन है पहले यहाँ तक थी, अब वो यहाँ तक आ चुका है समुद्र, तो हमको ये पूरा समुद्र देखने को मिलेगा। और ये जो नीचे पार्ट समुद्र के दब गया, इसलिए कहा गया है रिया कोस्ट जो होती है, रिया कोस्ट हमको ऐसी जगह देखने को मिलती है जहां पर कोई रिवर जा रही थी, अपना डिपोजिशन छोड़ती थी, छोड़ने के बाद वहां पे लैंड क्रिएट होती थी, लेकिन वो जो लैंड है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे समुद्र के नीचे दबती चली गई, क्योंकि सी का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ। जब वो दब गई नीचे तो हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है, रिया कोस्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही फिजोर्ड कोस्ट भी देखा था अपन ने। फिजोर्ड कब देखने को मिलता था, जब ग्लेशियर नीचे की तरफ आते थे, आने के बाद में वो किसी जगह पे आके रुक गए, अब जैसे ही वहां पे वो पिघलेंगे नीचे की तरफ, समुद्र के पास आके जैसे वो पिघलते हैं, तो वहां पर आने के बाद, वहां पे पिघलने के बाद में जो उनके नीचे पहले लैंड हुआ करती थी, अब वो उस पानी के नीचे दब जाती है, क्योंकि ग्लेशियर वहां पे आके पिघल चुका है, और समुद्र का लेवल भी इंक्रीज होकर वहां तक आके टच हो जाता है। ये जो रिया कोस्ट हो गई, फिजोर्ड कोस्ट हो गई, इन दोनों फिनोमेनास को हम तब समझते हैं अच्छे से जब हम ये मानते हैं कि सी का जो लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। सर आप कहो, फिर तो आप कहो कि बीचेस जो होते हैं फिर ये भी दब जाएंगे। अगर सी का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो बीचेस भी आपके फिर किस में आने चाहिए, मरीन सबमर्जेंस के अंदर, कि समुद्र में डूबते चले जा रहे हैं। तो रिया कोस्ट सब उसमें डूब रही है, तो मैं कहूंगा बीचेस भी डूब रहे हैं। इस वजह से अगर अपन सी वाला जो ऑप्शन है उसको तो हटा देना चाहिए था, सी वाले की जगह ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें स्पेशल आगे वर्ड लगा दिया, रेज्ड बीचेस। तो जो उठे हुए बीचेस है ना, उनको स्पेशल कह दिया इसने, उठे हुए बीचेस। तो उठे हुए बीचेस तो अभी दबे नहीं है, क्लिफ अभी दबा नहीं है। हाँ बीचेस जो है, कुछ बीचेस दब चुके हैं। क्यों दब चुके हैं, क्योंकि सर सी का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। रिया कोस्ट जो है वो दब चुका है, फिजोर्ड वाला जो है वो भी दब चुका है। और रिया कोस्ट हमको कहाँ देखने को मिलता था सर, आयरलैंड में आपने बताया था। तो ये सारा जो है ये मरीन सबमर्जेंस का पार्ट बन चुका है, और रिया कोस्ट इसलिए हम कहते हैं कि मरीन सबमर्जेंस टाइप का क्या है, लैंड फॉर्म है। ये पहले दूर तक था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, और ये उसके अंदर चला जाता चला जा रहा है। और ये होता कैसा इस तरह का होता है, इसमें रिवर होती है, फिर जमीन होती है, फिर रिवर होती है, फिर जमीन होती है। अगर आप इसके डायग्राम को देखो तो देखना समझ में आएगा ये, है ना। और जिसने ये लेक्चर देखा था उसको इजीली आ जाएगा समझ में कि मैं रिया कोस्ट और जो फिजोर्ड कोस्ट है इनकी बात कर रहा हूँ, वो किस चीज़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। कुछ फीचर्स ऐसे हैं, लैंड के फीचर्स ऐसे हैं, जैसे रिया कोस्ट था, ये अगर एक्सप्लेन करते हैं वर्बली तो इतना अच्छे से हमको समझ में नहीं आता, अगर डायग्राम दिखाते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करा जाता है तो अच्छे से समझ में आता है। और मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप रिवीजन करो, रिवीजन करके फिर लेक्चर लो। और आपको लग रहा है कि नहीं अब भी हमको समझ में नहीं आया, तो एक बार आप लेक्चर में जाके चेक कर लो दोबारा से उस टॉपिक को, जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसको क्लियर करके आओ, इस टॉपिक को देख कर आ जाओ, फिर आगे स्टार्ट कर लो, है ना, क्योंकि डायग्राम से अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। अभी कह रहा है रिया कोस्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू, रिया कोस्ट काई की वजह से बनी, सबमर्जेंस ऑफ रिवर वैली, यही बताया मैंने। ग्लेशिएशन से तो फिजोर्ड कोस्ट बनती है, कोराल द्वीप नहीं, कोराल द्वीप से तो अलग बनती थी, और वॉल्केनिज्म से भी कोई लेना देना नहीं है। तो सबमर्जेंस ऑफ रिवर वैली मैंने अभी बताया, यही तो मैंने डायग्राम बनाया था। क्या डायग्राम बनाया था, कि ऊपर से रिवर जो है वो आती है, और आने के बाद में वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे लैंड रह जाती है, इधर लैंड रह जाती है, तो जहाँ पे जमीन रह गई तो ऊंचा पार्ट रह गया, और बाकी इधर नीचे रिवर जारी होती है। अब जो पार्ट ऊपर रह गया वो तो लैंड रह गई, और जहाँ से ये नदी बहती हुई जा रही है उसको हमने कह दिया रिवर वैली। इस रिवर वैली में धीरे धीरे यहाँ पे किसका पानी आके मिक्स होता रहता है, सी का। और सी का जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जा रहा है वो इन सारी चीज़ों को अपने अंडर में कवर करता चला जा रहा है, और जैसे अपने अंडर में कवर करता चला जाएगा, तो देखो ज़मीन है पर यहाँ पे पानी है, किसका पानी है सर, रिवर का पानी है। पर क्या ये पानी एकदम मीठा होगा, नहीं सर मीठा नहीं होगा, क्योंकि किसका भी मिक्स होता चला जा रहा है नीचे से, समुंदर का भी, ब्रैकिश वाटर टाइप का हो गया। और सर यहाँ पे फिर हमको इस तरह से कौन सा कोस्ट देखने को मिलता है, रिया कोस्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको कहाँ देख, कौन सी जगह पे देखने को मिलता है, कौन सी कंट्री में फेमस है ये, सर ये फेमस है आयरलैंड के अंदर, याद रखना ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टेक्टोनिक प्लेट, इनमें से कौन सी एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट की अगर बात करते हैं तो देखो, अंटार्कटिका प्लेट बड़ी है, वो नीचे की तरफ ऐसे बड़ी एक अच्छी खासी प्लेट है। पैसिफिक प्लेट तो सर जानते ही हम तो, ये तो रिंग ऑफ फायर बना रखी है, कि अगर मैप पे आप कुछ देखते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, क्योंकि मैप पे हम पैसिफिक को दो इस तरह से पढ़ते हैं, अगर आप मैप में देखना, जो पैसिफिक ओशन है वो इधर भी दिखता है, इधर भी दिखता है, तो वो एक रिंग ऑफ फायर मैंने कुछ इस तरह से पैसिफिक प्लेट को कुछ इस तरह से बना दिया। अगला कहता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
वो इंडिया वाली प्लेट जो चलती आई थी, न्यूजीलैंड प्लेट भी आ गई थी। तो सर बहुत बड़ी नाम से पता लग रहा है, इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड में बड़ी प्लेट है। तो छोटी प्लेट कौन सी हो जाती है आपकी? सऊदी अरेबियन प्लेट। तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टेक्टोनिक प्लेट, इनमें से मेजर टेक्टोनिक प्लेट कौन सी नहीं है? तो सऊदी अरेबियन प्लेट जो है छोटी प्लेट है, लेकिन अगर बात करें सबसे छोटी की, तो एक प्लेट है जॉन डी फ्यूका। क्या नाम है इस प्लेट का? जॉन डी फ्यूका। ये सबसे स्मॉलेस्ट टेक्टोनिक प्लेट है, नाम ध्यान से कर लेना इसका। और सर सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? सबसे बड़ी है आपकी पैसिफिक प्लेट। तो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट हो गई पैसिफिक प्लेट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई? जॉन डी फ्यूका वाली। आगे बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लूवियल लैंडफॉर्म, कौन सा इसमें से फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है? फ्लूवियल क्या होता है? जो रिवर अपने साथ में लेकर आती है सेडिमेंट्स वगैरह, उससे जो फॉर्म होता है वो फ्लूवियल होता है। यार जो रिवर की वजह से फॉर्म हो रहा है ऐसा कह सकते हैं अपन, वो फ्लूवियल होता है। कैनियन रिवर की वजह से फॉर्म होता है। ब्रेड्स, ब्रेड्स क्या होते हैं? ब्रेड चैनल दे रखा है यहाँ पे, चैनल हो गए आपके जो नदी की वजह से बनते हैं, रिवर की वजह से बनते हैं चैनल। तो ब्रेड्स के बारे में दे रखा है, ब्रेड चैनल, तो हमको समझ में आ गया। ब्रेड से तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन चैनल दे रखा है पीछे। जॉर्ज जो होते हैं, जॉर्ज भी वही होते हैं कि सबसे पहले वी शेप की वैली फॉर्म होती है, फिर जॉर्ज फॉर्म होते हैं, और जॉर्ज के बाद में फिर कैनियन फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन सर्क की बात करें तो ये ग्लेशिएटेड, अभी हमने पढ़ा था, ग्लेशियर वाला है। तो ठीक है सर, हमको समझ में आ चुका है ये। आगे बात करते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनोज आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, कौन से माउंटेन के ऊपर एक्सट्रूसिव वॉल्केनो देखने को नहीं मिलती? एक्सट्रूसिव वॉल्केनो मतलब वो वॉल्केनो जो बाहर निकल कर आ रही है और जिसमें से अब हमको लावा निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो सर अलास्का, रॉकी, एंडीज का हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं कभी जाके, लेकिन हमको हिमालय का पता है कि हिमालय पे कोई वॉल्केनो नहीं है। तो इसका आंसर नॉर्मली क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिमालय हो जाएगा। और हिमालय का मैंने बता रखा है, यहाँ पे वर्ड क्यों आया एक्सट्रूसिव, क्योंकि हिमालय में इंट्रूसिव अंदर की तरफ तो वॉल्केनोज है जो पहले फॉर्म हुई थी, लेकिन बाद में कॉन्टिनेंटल प्लेट की वजह से उसके ऊपर जियो सिंक्लाइन और बढ़ गया और वो वॉल्केनो अंदर ही दब के रह गई, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हिमालय के ऊपर आपको एक्सट्रूसिव वॉल्केनो कोई देखने को नहीं मिलती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कह रहा है केमिकल वेदरिंग इंक्रीज विथ टेम्परेचर। केमिकल वेदरिंग जो होती है वो टेम्परेचर के साथ में क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो सर सही बात है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उससे केमिकल वेदरिंग पे तो फर्क पड़ेगा ही, है ना? कि कोई भी चीज़ ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, तो वहाँ पे रिएक्शन तेज, स्लो फास्ट हो सकती है। तो केमिकल वेदरिंग इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के साथ में। सेकंड कह रहा है प्रेजेंस ऑफ वाटर इनहेंस केमिकल रिएक्शन। ये बात भी सही है कि वाटर जहाँ पे होगा वहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि सर हाइड्रेशन जो होता है वो वाटर की वजह से होता है। मैकेनिकल वेदरिंग डोमिनेट्स इन ह्यूमिड ट्रॉपिक। ह्यूमिड जो रीजन होते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू केमिकल। तो सर ये बात तो गलत लग रही है, क्योंकि जहाँ पर बारिश ज़्यादा है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, वहाँ तो आपको केमिकल वेदरिंग देखने को मिलनी चाहिए। ये फिजिकल मैकेनिकल वेदरिंग कहाँ से होगी वहाँ पे? तो हम कहते हैं वहाँ पे ये डोमिनेट नहीं करता। यहाँ पे डोमिनेट कौन करती है? आपकी केमिकल वेदरिंग। इसलिए केवल 1 और 2 क्या होते हैं यहाँ पे? सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स रिवर रेजुविनेशन। रिवर रेजुविनेशन को कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है? मैं कर चुका आपको एक्सप्लेन स्टार्टिंग के अंदर ही। डिक्रीज इन स्लोप नहीं, इंक्रीज इन बेस लेवल नहीं, टेक्टोनिक अपलिफ्ट और फॉल इन सी लेवल। ये मैंने बताया था कि टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है ना, एक, या फिर टेक्टोनिक नीचे चल जाती है, प्लेट ऊपर आ जाती है, या सी का लेवल नीचे चल जाता है, इसकी वजह से आपको रिवर रेजुविनेशन देखने को मिलता है। तो 35 वाला इजी क्वेश्चन था। 36 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट। माइनर प्लेट कौन सी नहीं है? नास्का, अरेबिया, फिलीपींस, अंटार्कटिका। सर अंटार्कटिका आपने बताया था नीचे बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, तो अंटार्कटिका जो है इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट मतलब वो जो रिंग ऑफ फायर वाला टाइप का वो जो बेल्ट है, आपको वहां पे क्या चीजें देखने को ज्यादा मिलती है? कह रहे हैं वॉल्केनिक रीजन है, करेक्ट है। सेस्मिक रीजन है, अर्थक्वेक आते रहते हैं, करेक्ट है। डाइवर्जेंट बाउंड्री है, प्लेट्स दूर जा रही है, ऐसा नहीं है सर। प्लेट दूर जा रही होती तो वहां पे वॉल्केनोज देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे हमको फिर मिड ओशनिक रिजेस देखने को मिलती, पर हमको तो यहाँ पे वॉल्केनो देखने को मिलती। इसका मतलब है ये डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है। मेनली यहाँ पे कन्वर्जेंट देखने को ही मिलता है, कुछ जगह पे होगा डाइवर्जेंस, लेकिन मेनली मोस्टली ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलता है? कन्वर्जेंट देखने को मिलता है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो इसका गलत हो जाता है। सुनामी प्रोन एरिया, क्योंकि सर नीचे अर्थक्वेक आता रहता है तो सुनामी तो आएगी आएगी। 1 2 4 सही हो जाते हैं इसके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
38 कह रहा है वेरियस लैंडफॉर्म्स आर ड्यू टू, इतने सारे लैंडफॉर्म्स किस कारण बनते हैं? क्या स्ट्रक्चर की वजह से? हाँ सर, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। प्रोसेस की वजह से? हाँ सर, प्रोसेस की, वाटर जब फ्लो कर रहा है तो उससे क्या हुआ, हवा चल रही उससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, वो सारी चीज़ों से। रेट डिफरेंस है, करेक्ट है सर। रेट डिफरेंस लिए कोई चीज़ जल्दी इरोड हो जाती है, कोई टाइम लगाती है, तो किसी का समय कम है किसी का ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें सही है यहाँ पे। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है मैच द फॉलोइंग, क्या मैच करना है आपको? एलुवियल फैंस जो होते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? सर एलुवियल फैंस जो होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं फुट हिल्स पे। अरे रिवर जब फ्लो होती आती है तो नीचे आके माउंटेन से जैसे ही नीचे की तरफ उतरती है, तो उतरते वक्त माउंटेन पे तो उसकी स्पीड तेज होती है, तो बड़े बड़े जो रॉक्स के पार्टिकल है वो अपने साथ लेकर आ जाती है, लेकिन जैसे ही माउंटेन से नीचे उतरती है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बिल्कुल नीचे, वहां पे उन बड़े रॉक्स को छोड़ देती है, क्योंकि वहां पे आके उसकी स्पीड कम हो जाती है, अब वो धीरे फ्लो करेगी। तो जैसे ही वो अपने वहां पे सेडिमेंट्स को छोड़ती हैं, उन सेडिमेंट्स की वजह से वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, उन्हें कहते हैं हम एलुवियल फैंस कहते हैं। इस ये डायग्राम में बता रखा है आपको। इसके अलावा कह रहा है वी शेप्ड वैली कहाँ देखने को मिलती है? तो वी शेप्ड वैली आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? माउंटेन्स के ऊपर। कह रहा है डेल्टास कहाँ देखने को मिलेंगे? तो एक कोस्ट के ऊपर, तट के ऊपर देखने को मिलेंगे। ऑक्सबो लेक जो है वो कहाँ पे बनती है? सर वो लोअर कोर्स ऑफ द रिवर पे बनेगी, जहाँ पे रिवर इजीली धीरे धीरे फ्लो करती है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, इनमें से कौन सा सूटेबल हो रहा है वो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 देखिए, लैंडफॉर्म्स विथ एजेंट्स। कौन से लैंडफॉर्म किस एजेंट की वजह से बनते हैं? जैसे विंड की वजह से क्या बनेगा? सर ये वाला लोइस जो है वो विंड की वजह से बनती है, हवा चलती है तो वो मिट्टी जो उड़ाकर लेके जाके कहीं पे डिपॉजिट करता है, उस डिपॉजिट करने वाले एरिया को अपन क्या कहते हैं? लुइस कहते हैं। टॉम बोलो क्या होता है? टॉम बोलो सर ये हमको समुद्र किनारे पे देखने को मिलता है, जहां पर समुद्र का जो जमीन है, मतलब सी बीच है, जो लैंड है, सी मतलब समुद्र के किनारे की जो बीचेस हैं, वो बीचेस को किसी आगे आइलैंड से कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये बीच है, आप यहाँ पे खेल रहे हैं, और इधर की तरफ कोई आइलैंड है, और इस आइलैंड को एक सैंड बैरियर या सैंड से जो कनेक्ट करने वाला रीजन है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, ये पूरा समुंदर है। बस ये आइलैंड से और ये बीच कनेक्ट हो रखा है एक सैंड बैरियर से, या फिर जिसे हम और क्या कहते हैं? टॉम्बोलो कहते हैं। ओके। इसके अलावा अगर बात करें पॉइंट बार की, तो पॉइंट बार आपको कहाँ देखने को मिलता है? पॉइंट बार आपको देखने को मिलता है ऑक्सबो लेक के पास में। पॉइंट बार कहाँ देखने को मिलेगा? ऑक्सबो लेक, अपन ने पढ़ लिया। तो पॉइंट बार आपको देखने को मिलता है रिवर के पास में। और मोरेन जो होते हैं किसके डिपॉजिट्स होते हैं? ग्लेशियर के डिपॉजिट होते हैं। जब ग्लेशियर फ्लो करते हुए आते हैं तो उसके जो डिपॉजिट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोरेन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। पैडी प्लेन, देखो कह रहा है इसमें पैडी प्लेनेशन इज मोर इफेक्टिव इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। पैडी प्लेनेशन मतलब पैडी प्लेन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे हवा चलती है, और हवा कहाँ पे सही से चलेगी? एरिड सेमी एरिड रीजन, तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। बैक वियरिंग ऑफ स्लोप इज अ डोमिनेंट प्रोसेस इन पैडी प्लेनेशन। बैक वियरिंग ऑफ स्लोप मतलब जो स्लोप होती है वो खत्म होती चली जाती है। अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में कि पेडिमेंट्स जो थे, उन पेडिमेंट्स की स्लोप खत्म हो रही थी। पेडिमेंट्स याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने इस तरह से करके बताया था कि पेडिमेंट्स थे, एयर चलने की वजह से ऊपर से दोनों इरोड हो गए, इरोड होकर एकदम सीधे हो गए, तो इनका स्लोप खत्म हो गया। तो इसी को कहते हैं बैक वेयरिंग ऑफ स्लोप, स्लोप का खत्म होना। ये पैडी प्लेनेशन में ज्यादा देखने को मिलता है, तो करेक्ट है, वहां देखने को मिलता है। और कह रहा है पैडी प्लेन्स आर फाउंड मेनली ड्यू टू वर्टिकल डाउन कटिंग। पैडी प्लेन्स जो होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं? जब वर्टिकल डाउन कटिंग होती है, मतलब हवा वर्टिकली जब इनको काटेगी, तो हवा क्या ऐसे चलती है यहाँ पे वर्टिकली? सर वर्टिकली हवा नहीं चलती, वर्टिकली तो वाटर की स्ट्रीम्स जाती हैं जो इनको दोनों को डिवाइड कर देती है। हवा कैसे चलती है फिर? हवा चलती है यूं, इस तरह चलती है। तो हवा अगर यूं चलेगी इसके, तो इसको कहा गया है हॉरिजॉन्टली। हवा कैसे चलनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल चलनी चाहिए, ना कि वर्टिकल। अगर वर्टिकल चलेगी तो फिर तो ये इस तरह से और डिवाइड हो जाएगा। हमें इसको ऐसे डिवाइड नहीं करना, हमें इसको यूं खत्म करके सीधा करना है। तो एक यहाँ पे बात गलत कर दी कि वर्टिकल चलनी चाहिए, वर्टिकल डाउन कटिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डाउन कटिंग होनी चाहिए पैडी प्लेन्स बनाने के लिए। तो ऑप्शन जो 1 और 2 है वही हमें करेक्ट दिखाई देता है यहाँ पे, 1 एंड 2 ओनली।
आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन एट सम रिवर माउथ। कुछ रिवर के माउथ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता, उसका कारण क्या होता है? सर उसका कारण होता है क्या वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट है। करेक्ट है, मैंने आपको बताया अगर वहाँ पे मान लो सेडिमेंट जाके इकट्ठा हो रहा है लेकिन तेज उसका वेव्स का फ्लो हो रहा है ना, या फिर तेज करंट आ रहे हैं कि तेज वहाँ पे समुद्र का बहाव है, तो वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा नहीं होने देता, वो अपने साथ आगे ले जाता है। और सेडिमेंट्स अगर रुकेंगे ही नहीं तो वहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होगा। तो ये फर्स्ट वाला सही है कि स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट जो होता है वो डेल्टा के फॉर्मेशन को क्या करता है, रोकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेगून्स। लेगून्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय बैरियर। करेक्ट है सर, बैरियर से अलग हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज फ्रेश वाटर बॉडीज। ऐसी बात नहीं है फ्रेश वाटर हो, ये ब्रैकिश वाटर होता है क्योंकि इसमें समुद्र का पानी जो होता है वो मिक्स रहता ही रहता है। दे आर कॉमन अलोंग लो ग्रेडियंट कोस्ट। जहाँ पे ग्रेडियंट कम होगा वहां देखने को मिलेगा आपको ये ग्रेडियंट। कैसे कि मान लीजिए ये लैंड है, एक तरफ की लैंड कुछ इस तरह से, एक तरफ की लैंड कुछ मतलब इधर तो ये आगे सी आपका, और इधर यहाँ पर ये रस्सी। अब ये क्लिफ टाइप का इधर तो इधर की तरफ हम कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से कूदता हूँ सीधा पानी में आ जाऊंगा नीचे। तो यहाँ तो ग्रेडियंट ज्यादा है और यहाँ पे ग्रेडियंट एकदम जेंटल है। जेंटल जहाँ पे ग्रेडियंट होता है तो यहाँ पे क्या हो रहेगा, इधर की तरफ चांसेस ज्यादा होते हैं लेगून फॉर्मेशन के, क्योंकि इधर की तरफ आपको बीचेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। और बीचेस जो होंगे तो बीचेस का जो सेडिमेंट होगा वो सेडिमेंट धीरे धीरे इन वेव्स की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, डिपोजिट हो सकता है। इधर कहीं पे डिपोजिशन का चांस दिख रहा ही नहीं है। भाई इधर कहाँ पे डिपोजिट होगा, ऐसे डिपोजिट होगा तो क्योंकि पानी गहरा है इधर की तरफ, इधर की तरफ पानी क्या रहता है, गहरा रहता है। गहरा जो पानी होगा और जहाँ पे फिर एकदम स्ट्रेट ग्रेडियंट होगा वहां पे लेगून कैसे फॉर्म होगा, वहां पर मिट्टी रुकेगी कहाँ पे। ठीक है, मिट्टी रुकने के लिए जगह चाहिए तो वो आपको इस जगह पे ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पर क्या रहता है, ग्रेडियंट कम होते हैं। तो इसका आंसर दे आर कॉमन इन अलोंग लो ग्रेडियंट, लेगून्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय बैरियर। आंसर क्या हो जाता है 1 and 3 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। कास्ट लैंडफॉर्म जो होता है वो किस तरह का लैंडफॉर्म है, कौन सा इनमें से सही से मैच्ड है? तो कास्ट वॉल्केनिक होता है, नहीं। मोरेन जो होता है रिवर डिपोजिशन होता है, नहीं सर ये तो ग्लेशिएटेड होता है। यारडांग जो होते हैं विंड की वजह से बनते हैं, सही बात है। इंसलबर्ग जो होता है ये भी विंड की वजह से बनते हैं, पर यहाँ ग्लेशियर दे रखा है तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर जो होती है वो किस कारण फॉर्म होती है? ब्रेडेड रिवर्स क्या होती हैं, जैसे अभी हमने रिया वाला कोस्ट देखा था, रिया कोस्ट में क्या था, एक रिवर आ रही थी और आगे वो बहुत सारे पार्ट्स में फिर क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी कुछ इस तरह से। लेकिन बीच में इसके क्या रह गया था, जैसे मान लीजिए लैंड वाला पार्ट रह गया, इधर इधर लैंड वाला पार्ट रह गया, इधर लैंड वाला पार्ट रह गया। तो जब एक रिवर आगे जाके ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है उसे हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर। अब ये बनती क्यों है, क्योंकि सर ये जो रिवर होती है ना, ये मेन रिवर, ये अपने साथ में लेकर आती है बहुत सारा सेडिमेंट, और सेडिमेंट लाकर यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। पर डिपॉजिट करते वक्त वो ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ही सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, कुछ जगह पे इधर कर देगी, थोड़ा इधर कर देगी, थोड़ा उधर कर देगी, जिसकी वजह से जहां जहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट होता है वहां से रिवर फ्लो नहीं करती, फिर उसके पास वाले जगह से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो यही आंसर हो गया, हाई सेडिमेंट लोड, बहुत सारा सेडिमेंट आता है लेकिन वेरिएबल डिस्चार्ज, लेकिन डिस्चार्ज एक जगह पे नहीं करते, अलग अलग जगह पे डिस्चार्ज करती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लुइस डिपॉजिट। लुइस डिपॉजिट के लिए क्या चाहिए होता है, तो लुइस क्या होती है, वो मिट्टी होती है जो हवा अपने साथ में लेकर जाके कहीं पे डिपॉजिट करती है। तो आपके पास में क्या होनी चाहिए इसको, अगर आप चाहते हो लुइस डिपॉजिट हो, तो सब फर्स्ट वाला आंसर सही है इसका। क्या लग रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइन सिल्ट, अच्छी फाइन सिल्ट होनी चाहिए ताकि एयर उसको अपने साथ में उड़ाकर, जो विंड अपने साथ उड़ाकर ले जाए। आप कहोगे हाई रेनफॉल, सर बारिश तो नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ओशन करंट कोई लेना देना नहीं है, डेंस वेजिटेशन, मतलब बाकी के ऑप्शन कोई करेक्ट लग रहा ही नहीं कुछ भी इसके अंदर कि इसके आसपास भी है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, डिप्लेशन हॉलोज, वेंटिफैक्ट्स और सैंड ड्यून्स जो होते हैं विच आर फाउंड प्राइमरीली ड्यू टू इरोजन। इरोजन की वजह से इनमें से कौन फॉर्म होता है? डिफ्लेशन होलोज, वेंटिफैक्ट्स और सैंड ड्यून्स। देखो इरोजन जो होता है, सैंड ड्यून्स तो हमको पता है सर, सैंड ड्यून तो इरोजन की वजह से नहीं होते, ये तो मिट्टी इकट्ठा होती है ना। और रेत रेत का जो एक टीला टाइप का जो होता है, एक ड्यून जो होता है, बरखान ड्यून जो होता है, इस तरह का फॉर्म होता है, पैराबोलिक ड्यून होता है। तो यहाँ तो ये तो डिपोजिशनल वाला हो गया सर, ये डिपोजिशन का है।
तो फिर इरोजन वाले कौन से हैं? इरोजन वाला एक तो आपका वेंट इफेक्ट हो गया, जो मैंने आपको समझाया भी था। डिफ्लेक्शन हेलो भी मैंने आपको समझाया था। ये दोनों मैंने डायग्राम में बताए थे, जिसमें वेंट इफेक्ट जो था, जैसे कोई भी आपका स्टोन होता है, स्टोन की शेप पर्टिकुलर शेप ले लेता है, उस पर्टिकुलर शेप को अपन क्या कहते हैं? वेंट इफेक्ट कहते हैं। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप कहते हैं इसका आंसर क्या हो गया? केवल 1 और 2, या फिर 1 and 2 ओनली। 47 के बाद आगे देखते हैं 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए पेनी प्लेन। पेनी प्लेन को कौन डिस्क्राइब करता है? तो पेनी प्लेन क्या होता है? परफेक्टली फ्लैट सरफेस एट सी लेवल। एकदम परफेक्टली फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है सर। परफेक्टली तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर जब क्या करती है? इरोजन करती है, तो उस इरोजन की वजह से पेनी प्लेन बनता है। अब रिवर इरोजन कर रही है तो एकदम परफेक्ट तो करेगी नहीं, तो इसको तो हम नहीं कहेंगे। सेकंड क्या है? नियरली लेवल सरफेस रिड्यूस्ड बाय इरोजन। एक सरफेस है जिसको आपने नियरली लेवल, मतलब लगभग लेवल पे ला दिया इरोजन की वजह से, तो सर ये करेक्ट लग रहा है हमको, क्योंकि पेनी प्लेन इरोजन की वजह से बनता है। नियरली लेवल सरफेस पे लाके, मतलब एक सरफेस को लगभग सीधा करके बनता है। डिपोजिशन फ्लड प्लेन है नहीं, वॉल्केनिक तो कोई इसका लेना देना नहीं है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने जो है आपके लेक्चर नंबर 23 तक, कोस्टल वाला जो था, कोस्टल लैंडफॉर्म्स तक, यहाँ तक हमने क्या करे हैं? क्वेश्चंस कर लिए हैं। इनमें से कुछ पीवाईक्यूज थे, कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ इधर उधर से जो भी मुझे अच्छे लगे क्वेश्चंस उनको लिया, है ना, इन टॉपिक से रिलेटेड, और हमने इसको करा। अब हमको समझ में आ चुका है कि इन लेक्चर्स के अंदर जो हमने टॉपिक कवर करे थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जामिनर जो है वो किस तरह के क्वेश्चन करता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप और क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले ज्योग्राफी का, और इन क्वेश्चंस को और करें, दूसरे क्वेश्चंस को करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में मुझसे पूछिए, जवाब मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। ऐसे ना देखें कि वो ध्यान में नहीं आएगा मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जवाब मिलेगा आपको वहाँ पे। कोई भी डाउट है वो आपका क्लियर होगा। तो और अगला जो लेक्चर अपन देखने वाले हैं उसके अंदर भी पीवाईक्यू करेंगे, और उसमें अब मैं कंप्लीट करूंगा। जैसे 23 तक ये हो गया, अब 24 से लेके जो भी 28 29 तक लेक्चर है, उसको अब सबको मैं एक साथ ले लूंगा। पीवाईक्यू का लास्ट वो सेशन होगा, उसके बाद में हम फिर स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी अगला क्लाइमेटोलॉजी होने वाला है, उसको देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। रिविजन करना नेक्स्ट पीवाईक्यूज के लिए, या नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।